मोस्ट जो आपका एविडेंट सोर्स आपके पास है, वो सोर्स कौन सा आता है आपका? बोन मैरो। हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टेम सेल जो आप अचीव कर सकते हैं, वो हमारे पास ऑप्शन है, वो रहेगा आपका बोन मैरो, जहां पे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स आपको मिलेगी। सो स्टेम सेल्स कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द बोन मैरो ऑफ द डोनर। जो भी डोनर है जो आपको डोनेट करने के लिए है, उसकी स्टेम सेल्स आप रिमूव कर सकते हैं बोन मैरो से। बोन मैरो से रिमूव करने के लिए आपको एक प्रोसीजर होगा जिसको हम बोलेंगे दिस रिक्वायर्ड जीए। जीए मींस जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया जीए देंगे। जनरल एनेस्थीसिया देने की रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि आप बोन मैरो एक सिंगल पंक्चर के थ्रू नहीं निकाल सकते। रिक्वायर्ड मल्टीपल नीडल पंक्चर। बार-बार आपको क्या करनी पड़ेगी बोन में? नीडल पंक्चर करनी पड़ेगी और फिर आप एस्पिरेट करेंगे सिरिंज या जो भी आपके पास वहां पे एस्पिरेशन के लिए है उसके थ्रू। और जब मल्टीपल नीडल पंक्चर करेंगे तो पर्सन को क्या होगा? सीवियर पेन होगा और इस वजह से आपको क्या करना पड़ेगा? जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया मींस होल बॉडी को आप क्या करेंगे यहाँ पे? एनेस्थेटाइज, पूरा पर्सन बेहोश हो जाएगा। सो दिस रिक्वायर्ड जनरल एनेस्थीसिया so that cells can be collected by multiple needle puncture. जब हम बोन मैरो रिमूव करते हैं, दिस प्रोसीजर इज नॉन एज रिमूवल ऑफ बोन मैरो इज नॉन एज दैट इज नॉन एज हार्वेस्टिंग। इट इज नॉन एज हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग करना यानी बोन मैरो स्टेम सेल्स रिमूव करके कलेक्ट करना, हार्वेस्टिंग। द नेक्स्ट साइट, सो इट इज, पहले भी मैंने बताया था जब हम बायोप्सी की बात कर रहे थे, पोस्टीरियर इलियक क्रस्ट इन एडल्ट एंड टिबिया इन द चिल्ड्रन। जब हम जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा बोन मैरो का जो लोकेशन होता है, बच्चों में बोन मैरो कहां मिलेगा आपको? अरे ये तो अभी एक ही लोकेशन बचा, सिर्फ टिबिया में ही होता है बोन मैरो। जैसे जैसे आप एज बढ़ेगी वैसे वैसे बोन मैरो का जो मेन प्रोडक्शन सेल का प्रोडक्शन होता है वो अलग अलग पार्ट में शिफ्ट होता जाता है। लाइक हमारे एडल्ट की बात करें तो मेनली प्रोडक्शन कहां पे होता है सेल का? मैंने ब्लड पढ़ाया था आई थिंक। बोन मैरो जो आपकी आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट फॉर्मेशन कर रहा है, हाईएस्ट कौन से पार्ट से होता है एडल्ट में? हैं? तो जितनी भी फ्लेट बोन होती है एडल्ट में, जितनी भी क्या होती है फ्लेट बोन होती है, वहां पे सबसे ज्यादा बोन मैरो होता है, उससे हाईएस्ट सेल बनती है। ब्लड सेल्स हम बात कर रहे हैं और इसी वजह से जो हम बात करें यहाँ पे एडल्ट के अंदर, तो हम किसके साथ जाते हैं? इलियक जो बोन है, ये फ्लेट बोन है इलियक, और उसके थ्रू हम रिमूव करते हैं बोन मैरो। और अगर हम बच्चों की बात करें तो मेम्ब्रेनियस बोन, सुना है? मेम्ब्रेनियस बोन, टाइप ऑफ बोन तो पढ़ा होगा, वो भी नहीं पढ़ा? अलग अलग टाइप की बोन होती है, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, मेम्ब्रेनियस बोन, अलग अलग टाइप की फ्लेट बोन, पता नहीं। चलो कोई नहीं, डे आफ्टर टुमारो जब हम स्टार्ट करेंगे सारा तब सारा सारांश दिखाएंगे आपको इस सिस्टम का। नेक्स्ट आगे, तो एडल्ट में याद क्या रखना है? कॉमन साइट इलियक क्रस्ट, एंड एडल्ट में पीडियाट्रिक में टीबिया इज द मोस्ट कॉमन साइट जो हम यहाँ पे यूज करते हैं। और पंक्चर करके आप निकालेंगे, मल्टीपल नीडल पंक्चर करके एस्पिरेट करेंगे बोन मैरो और उसको आउट करेंगे। नेक्स्ट, जब आप मल्टीपल नीडल पंक्चर करेंगे तो इट विल कॉज पेन, देयर विल बी चांस फॉर ब्लीडिंग एंड यू आर गोइंग इनटू द बोन। पंक्चर कर रहे हैं तो उससे इंफेक्शन होने के चांसेस ऑब्वियसली होंगे, तो इंफेक्शन भी आपको देखने को मिल सकता है। सो दीस आर द कॉम्प्लिकेशन व्हेन यू आर गोइंग फॉर दिस हार्वेस्टिंग प्रोसीजर। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट सोर्स ऑफ स्टेम सेल्स, मेजर सोर्स कौन सा आपके पास? बोन मैरो। बोन मैरो रिमूव करने के लिए जनरल एनेस्थीसिया देना पड़ेगा, जीए देना पड़ेगा आपको। और उसके अंदर साइट पूछते हैं एग्जाम में बहुत बार, तो पोस्टीरियर क्रस्ट इन एडल्ट एंड टिबिया बोन इज द चिल्ड्रन। नेक्स्ट सोर्स, दिस इज द फर्स्ट सोर्स फॉर स्टेम सेल। घर जाके पढ़ा सबने? रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी, सर्जिकल मैनेजमेंट, नहीं पढ़ा? कोई डाउट लगा किसी को? वेरी गुड, ये सबसे अच्छा आंसर होता है आपका। कोई डाउट नहीं है सर हमें तो। पता नहीं क्यों डाउट नहीं होता आप लोगों को। डाउट मैंने क्या बोला, नहीं होवे तो भी क्या करना है, अपने अंदर डाउट कर लेना है, ताकि थोड़ा उससे पढ़ने को मिले कि चलो क्यों लगा डाउट, पढ़ लेता हूँ थोड़ा और। बट हम लोगों में डाउट ही नहीं होता है। और उसके बाद डाउट नहीं है तो मन बोलेगा जब कुछ नहीं डाउट है तो क्यों पढ़ना है, फिर बैठे रहो आराम से, मस्त सब आता है। यस। नेक्स्ट, सेकंड सोर्स ऑफ स्टेम सेल इज ब्लड, पेरिफेरल ब्लड, ये लिख लिया? नेक्स्ट, सेकंड सोर्स नहीं लिखा? सेकंड सोर्स फॉर द बोन मैरो रिमूवल और द स्टेम सेल रिमूवल इज द पेरिफेरल ब्लड। जो पेरिफेरी के अंदर आपका ब्लड है उससे भी आप क्या कर सकते हैं, यू कैन रिमूव द स्टेम सेल, बट माइनर अमाउंट में क्या होती है, स्टेम सेल्स आपको वहां देखने को मिलेगी। सो ये लिख लिया? नेक्स्ट, पेरिफेरल ब्लड। सो एक प्रोसेस हमने पढ़ा था पहले भी, याद होगा, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा पैरेसिस। इट्स अ टाइप ऑफ मशीन, पैरेसिस मशीन होती है। एक तरफ से ब्लड आप इंसर्ट करेंगे और दूसरी तरफ से वापस ब्लड आउट होगा और ये वापस ह्यूमन बॉडी में डाल देंगे, और इसको हम ऑर्डर क्या देंगे, आप क्या अलग अलग करना है आपको, स्टेम सेल। तो ये क्या करेगी मशीन, सारी स्टेम सेल्स को अलग से बैग में कलेक्ट कर देगी। सो इस स्पेशल मशीन के थ्रू, एप्रेसिस मशीन से हम क्या करेंगे, स्टेम सेल्स को ब्लड से रिमूव करके बैग में कलेक्ट कर लेंगे और उनको जिसको रिक्वायर्ड है उसको ट्रांसफ्यूज कर देंगे। सो स्टेम सेल्स कैन बी फाउंड इन बॉडी इन ब्लड वेरी स्मॉल नंबर्स फॉलोइंग कीमोथेरेपी, बोन मैरो स्टिमुलेट एंड स्टेम सेल लीव द बोन मैरो एंड एंटर द। मैंने कल बोला था आपको, याद होगा, जब आप कीमो देंगे, कीमो किसको डिस्ट्रॉय करेगा, फास्ट ग्रोइंग सेल को। और बोन मैरो में स्टेम सेल भी क्या है, फास्ट ग्रोइंग सेल है, स्टेम सेल। सो ये जब कीमो इनको किल करने आएगा तो ये सेल भाग जाएगी और भाग के बोन से कहां चली जाएगी, ब्लड में। जब ब्लड में इनका नंबर हाई है तो आप इमीडिएटली क्या कर दो, प्लाज्मा पेरेसिस करके इनको रिमूव कर दो। सो ये हम कर सकते हैं जब हम कीमोथेरेपी प्रोवाइड करते हैं उस टाइम। दिस सेल कैन बी कलेक्टेड बाय अ स्पेशल हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग का मतलब कलेक्ट करना, रिमूव करना, टेक्निक कॉल्ड एप्रेसिस, स्पेशल टेक्निक व्हिच इज नोन एज एप्रेसिस। तो आप इस टेक्निक के थ्रू क्या कर सकते हैं, स्टेम सेल्स को ब्लड से आउट कर सकते हैं। तो दो टाइप हो गए आपके पास, पहला क्या है, बोन मैरो, एंड सेकंड वन इज ब्लड। बोन मैरो के अंदर हाईएस्ट नंबर होता है, लेकिन कुछ नंबर ऑफ सेल ब्लड में भी प्रेजेंट होती है, और वैसे भी ब्लड में उनका कोई भी फंक्शन नहीं है। फंक्शन कहां करेगी वो, बोन मैरो में जाके। तो वैसे वहां से आप निकाल भी लोगे तो कोई बॉडी में हार्मफुल इंपैक्ट होने वाला नहीं है।
बेड रिडन पेशेंट को कौन सा साइड देंगे? बेड रिडन है पेशेंट, तो उनको कौन सी साइड देके आप रिमूव करेंगे? सो बोन मैरो कैन बी रिमूव फ्रॉम द पोस्टीरियर साइड और बोन मैरो कैन बी रिमूव फ्रॉम द एंटीरियर साइड. सो a patient is unable to in posterior position अगर आप नहीं दे सकते तो you can go from the anterior aspect also, but most common side is posterior iliac crest. But if it is not possible then we will go for anterior iliac crest also. तो बोन बेड रिडन वाले में क्या कर सकते हैं हम? एंटीरियर ले सकते हैं. नेक्स्ट, द नेक्स्ट थर्ड सोर्स इज, कल बताया था, प्लेसेंटल ब्लड जो है दैट इज आल्सो है मेजर, दैट इज आल्सो वेरी रिच सोर्स ऑफ स्टेम सेल्स, और उसको हम वैसे भी क्या करते हैं? डिस्कार्ड कर देते हैं. एंडोक्राइन हो गया? नहीं हुआ? कल तो मैंने क्लास ही नहीं दी उनकी, मुझे है, मेरे को बोला एक ही क्लास में हो जाएगा. मैंने तो उनको पहली क्लास दी 2.5 घंटे दिया, 2 घंटा देने वाला था तो 2.5 घंटे की दी क्लास भी. चलो एक क्लास एक्स्ट्रा ले लो आप. अभी और कल और पढ़ाएंगे. कल तो एक ही क्लास होगी, मेरी क्लास होगी. नेक्स्ट, हाँ, सुबह नहीं होगा क्लास, तो सेम 2:30 से ही होगा. ये लिख लिया, वो करें. सोर्स ऑफ स्टेम सेल्स, थर्ड वन इज अम्बिलिकल कोर्ड ब्लड और प्लेसेंटल ब्लड. अम्बिलिकल कोर्ड और प्लेसेंटल ब्लड. द अम्बिलिकल कोर्ड ब्लड इज डिस्कार्डेड व्हेन अ बेबी इज born. जब बच्चा born होता है, बच्चे का बर्थ होता है, तो अम्बिलिकल कोर्ड और प्लेसेंटा को हम क्या करते हैं? डिस्कार्ड करते हैं. वैसे नॉर्मली ये बोला जाता है कि व्हेन यू आर गोइंग फॉर कोर्ड कटिंग तो उसको थोड़ा डिले करते हैं. ओनली इन सम केसेस लाइक इफ मदर इज हैविंग सम इन्फेक्शन और एचआईवी पॉजिटिव मदर, कुछ ऐसे इन्फेक्टिव कंडीशन है तो हम डिले नहीं करते हैं. अदरवाइज मदर इज नॉर्मल देन वी विल गो फॉर लिटिल बिट डिले फॉर कोर्ड कटिंग. सो उससे क्या होगा, जो प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कोर्ड में ब्लड है वो सारा किस में जाएगा? बेबी में, और बच्चा थोड़ा हेल्दी और स्ट्रांग रहेगा. सो इसलिए करते हैं. लेकिन अगर आप फिर भी देखोगे तो इसमें कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड बच जाएगा, अंदर रह जाएगा. सो हम उस ब्लड को क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं. इट इज अ रिच सोर्स ऑफ स्टेम सेल. These cells can be extracted from the discarded cord after the delivery and stored permanently, can be a source of marrow. This process don't represent a risk to the baby or mother. Obviously, जब आप प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कोड को डिस्कार्ड करें तो उससे ब्लड निकालने में ना तो बच्चे को कोई हार्म है, ना ही मदर को कोई हार्म है. बोथ विल बी सेफ. सो आप ये भी कर सकते हैं और इसको आप स्टोर कर सकते हैं. एंड अगर आपको कोई कंपेटेबल रिसिपिएंट मिलता है उस स्टेम सेल के साथ में, तो आप उसमें उसको कर सकते हैं, ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं. सो दीज आर द थ्री सोर्स जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे. दीज आर द थ्री सोर्स ऑफ स्टेम सेल कलेक्शन जो करने के हमारे पास सोर्स है, वो तीन सोर्स. वन इज बोन मेरो, सेकंड वन इज ब्लड, एंड थर्ड वन इज अम्बिलिकल कोड या प्लेसेंटल ब्लड. मोस्ट कॉमन इज बोन मेरो, इज द मोस्ट कॉमन जहां से हम कलेक्ट करते हैं. तीनों क्लियर है ये? यस. दिस रिमूवल प्रोसेस इज नोन एज हार्वेस्टिंग. रिमूवल ऑफ द बोन मेरो इज नोन एज हार्वेस्टिंग. यस, क्लियर. मूव करें. आज जो है हम कैंसर स्टार्ट कर देंगे. वेरियस कैंसर जो है वो, ओरल कैंसर, इसोफेजियल कैंसर, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टमक कैंसर या गैस्ट्रिक कैंसर. ठीक है. नेक्स्ट, डोनर ऑफ स्टेम सेल्स. यस, हाँ, पिछला स्लाइड. अरे क्या कर रहे हो रे? मैं खुश होता हूँ. चलो कोई तो पूछ रहा है कुछ. यस, क्या पूछ रहे हैं सर? पिछला स्लाइड लिखो, पिछला स्लाइड. देखो आज नहीं पूछ रहे, लेकिन कल कल नहीं परसों जो है आपको ही पूछना है. मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, आपको पूछना है वही पढ़ाऊंगा. तो सब अपने अपने पूछने वाले क्वेश्चन लिखे लाना नोटबुक में, फ्रॉम द फार्माकोलॉजी एंड फ्रॉम द इमरजेंसी, ओटी, आईसीयू, जहां से भी जो आप लगे ले आना. वैसे अभी मैं एमसीक्यू भी उन्हीं के पढ़ा रहा हूँ, तो वो भी आपको हेल्प कर सकते हैं टॉपिक में. जहां से जो लगे लेकर जाना आप. ठीक है. बट उसके लिए करना क्या पड़ेगा? जब आप पढ़ोगे तभी तो आएंगे डाउट माइंड में. लिख लिया, वो करें आगे. बहुत सारे ऐसे, जब क्लैपिंग, क्लैपिंग जानते हो? जब आप क्लैपिंग करते हो, कुछ लोग होते हैं बहुत ज्यादा ऐसी क्लैपिंग करेंगे, कुछ थोड़ी थोड़ी करेंगे. कुछ देख रहे होंगे चलो ये कर ही रहे हैं तो हम ये नहीं करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा. होता है. तो इतने सारे करे तो मैं नहीं करूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा. फिर ऊपर वाला भी आपको देख ही रहा होता है कि जब मैं इतने सारों को दे ही रहा हूं तो इसको नहीं दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा. और फिर उससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा. सबको सिलेक्शन मिलेगा, नॉट सेट मिलेगा, और अगर आपको नहीं मिलेगा तो फिर आपकी लाइफ में बहुत ही इंपैक्ट पड़ेगा. मैं क्लैपिंग की बात नहीं कर रहा हूं कि क्लैपिंग करने की बात है, मैं पढ़ने की बात कर रहा हूं. इतने सारे पढ़ ही रहे, मैं नहीं पढ़ूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा. तो फिर नॉट सेट यही बोलेगा इतने सारे सेलेक्ट हो ही रहे, तू नहीं होगा तो क्या फर्क पड़ेगा. तो आज से ही क्या करें, पढ़ाई करें. डाउट्स हो तो पूछे. अपना सिलेक्शन जो है इसी नॉट सेट पे लेके कंप्लीट खत्म करना है. बार बार नहीं जाना नॉट सेट 8 में करेंगे, 9 में करेंगे, 10 में करेंगे, क्यों जाना है वहां तक. यस. नेक्स्ट, डोनर. सो डोनर की बात करें, डोनर अलग टाइप से हो सकते हैं. पहला, भाई साहब बोलते हैं मैं किसी का खून नहीं ले सकता, मेरी बॉडी में मेरा ही खून होना चाहिए, दूसरों का खून नहीं लूंगा. नहीं लिया, और बाद में टेबल पे पहुंचा और पता चला कि अब आप जाने वाले हो. फिर बोला आप क्या करें, दूसरे का चढ़ाए नहीं चढ़ाए. बोला चढ़ा तो वही मरना तोड़ेगा. सो ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं जो अपना खून अपने लिए रखते हैं. वो है सेल्फ डोनर, फॉर सेल्फ, सेल्फ डोनेशन. सेल्फ डोनेशन मींस अपने आप के लिए डोनेट करना. जो हमने पढ़ा था कि लाइक बिफोर कीमोथेरेपी पर्सन कैन डोनेट देयर ओन, कैन हार्वेस्टेड देयर ओन स्टेम सेल्स, हार्वेस्टेड एंड स्टोर्ड. आफ्टर कीमोथेरेपी अगेन उसी पर्सन को वापस क्या करेंगे, ट्रांसफ्यूज कर देंगे. तो ये होता है सेल्फ के लिए डोनेशन. और ऐसे डोनेशन को हम बोलते हैं ऑटोलोगस डोनेशन. ऑटोलोगस. दूसरा हो सकता है कि भाई यहाँ स्टेम सेल की बात हो रही है तो यहाँ पे स्टेम सेल जो है ह्यूमन से ही ली जा सकती है. ऐसा नहीं कि एनिमल से लेके ह्यूमन में लगा दो.
स्टेम सेल सिर्फ किसकी होगी? ह्यूमन की होगी। तो यहाँ पे जीनोलोगस या जीनोग्राफ्टिंग वाला टाइप नहीं होगा। यहाँ पे यहाँ सिर्फ ह्यूमन वाला ही होगा, अदर स्पीसीज से नहीं ली जा सकती, वो कंपेटेबल नहीं है हमारे लिए। सो एक तो हो गया सेल का, एक हो गया दूसरे से ले रहे हैं। बट जब हम बोन मैरो की बात करते हैं, जब हम स्टेम सेल्स की बात करते हैं, तो दूसरे का स्टेम सेल्स भी मैच करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इन 99% और 99.99% योर बोन मैरो ओनली मैच विद योर सिबलिंग्स। इवन योर मदर और फादर से मिलना भी कभी-कभी डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि वहां से दो जीन आए हैं। तो पिताजी के अंदर अलग जीन है, एक और दूसरा जीन है, उनके पास मदर के पास अलग जीन है, तो वो भी मैच नहीं कर सकता। बट मैच किससे करेगा? जो सिबलिंग्स है यानी भाई बहन होते हैं, उनसे ही मैच करता है और उन्हीं से ही लिया जाता है। तो फैमिली वाले ही अपने को ले दे सकते हैं, दूसरे वाले दे सकते हैं, पर वो मैच नहीं करेगा और उसका ट्रांसफ्यूजन नहीं होगा। सो सेकंड टाइप जहां पे हम डोनेशन की बात करते हैं, उसको बोलेंगे एलोजेनिक डोनेशन। एलोजेनिक का मतलब ह्यूमन का निकाल के ह्यूमन के अंदर डालना। और यहाँ पे मोस्टली कौन होते हैं? सिबलिंग्स होते हैं, उन्हीं का डोनेशन होता है। इसमें एक और टाइप हो सकता है एलोजेनिक के अंदर, और वो हो सकता है जिसको हम बोलते हैं आइसो या फिर सिंजेनिक। आइसोजेनिक या सिंजेनिक, जहां पे आप रिमूव जो कर रहे हैं बोन मैरो, वो सिबलिंग से ही कर रहे हैं, बट जो सिबलिंग्स है वो ट्विंस है। ट्विंस ब्रदर या सिस्टर, या ट्विंस ब्रदर और ट्विंस सिस्टर, दोनों ही सिस्टर या ब्रदर या जो भी है, पर ट्विंस है। अगर आप उनसे बोन मैरो कलेक्ट कर रहे हैं, तो दैट इज नोन एज आइसोजेनिक या सिंजेनिक। और हाईएस्ट मैचिंग की बात करें, तो सबसे पहला तो सेल्फ वाला तो 100% मैच करेगा, उसमें तो कोई इश्यू नहीं है। सेकंड नंबर पे आता है जहां पे जो आइसोजेनिक या सिंजेनिक ज्यादा मैच करेगा कंपेयर टू द एलोजेनिक, और सबसे लोवेस्ट नंबर पे आता है एलोजेनिक, जो रिजेक्ट होने के हाईएस्ट चांस होते हैं। तो तीन टाइप्स हो सकता है। क्लियर हो गया? So first is autologous. The patient own stem cells harvested. This can be collected when it is in the remission. जब ये remission हो रही होती है, remission यानी कि वो इनको destroy करने वाला होता है, उस टाइम आप क्या कर लो, इनको collect कर लो। Most common type of donation, then allogenic, siblings from a compatible brother or sister, and the last one is syngenic और isogenic भी लिख सकते हैं इसके आगे। It is the twins. कहाँ से ले रहे हैं आप? Twins. Allogenic को हम अदर वर्ड में क्या बोलते हैं? Homogenic. क्या बोलते हैं? Homogenic. Homo मतलब human, human से human में, that is homogenic. So this is all about the types of donation. Three types of donation. One is the autologous, most common type. Second one is allogenic और homologous या homogenic. Third one is the syngenic या isogenic, जहाँ पे twins brother या sister है, उनसे हम यहाँ पे कलेक्ट करेंगे। ये आपने इंटीग्रेटिव में भी पढ़ा होगा, जहाँ पे ग्राफ्टिंग होती है, उसके टाइप्स होते हैं। लाइक फर्स्ट ग्राफ्टिंग होती है सेल का सेल से लगाते हैं, दैट इज नॉन एज ऑटोग्राफ्टिंग, जहाँ पे अपनी बॉडी का ग्राफ्ट लेके अपनी बॉडी पर लगाए, ऑटोग्राफ्टिंग। सेकंड होता है जो हम एलोजेनिक पढ़ रहे हैं, वहाँ एलोग्राफ्टिंग आप कर सकते हैं, या होमोग्राफ्टिंग बोलते हैं उसको, एक ह्यूमन का ग्राफ्ट लेके दूसरे ह्यूमन में लगाना, दैट इज नॉन एज होमोग्राफ्टिंग। थर्ड वन इज उसमें भी सेम आइसोग्राफ्ट भी होगा, जहाँ पे आप ट्विंस ब्रदर से लेकर लगा रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? आइसोग्राफ्ट। एंड वहाँ पे वन मोर टाइप इज देयर, दैट इज नॉन एज हेटेरोग्राफ्टिंग। हेटेरोग्राफ्टिंग या जीनोग्राफ्टिंग, in which you are taking graft from other species, not from human being, you are taking from animal and putting the graft in human being, like जो गणेश जी का एग्जांपल जो हम देखते हैं कि उनके सिर किसका लगा दिया था? एनिमल का, एलिफेंट का लगाया था। तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ जीनोग्राफ्टिंग, जहाँ पे एनिमल का ग्राफ्ट लगा दिया ह्यूमन बीइंग पे। तो उसको हम लाइक हमारे यहाँ बहुत कॉमन एग्जांपल है, मोस्ट कंपेटेबल एनिमल फॉर ह्यूमन बॉडीज है, द मोस्ट कंपेटेबल एनिमल इज सुअर, दैट इज पिग। जिसको सबसे ज्यादा गाली निकाली जाती है, वो सबसे कंपेटेबल है ह्यूमन के लिए, है, इसलिए बोलते हैं फिल्मों में सुअर का बच्चा, क्योंकि वो सबसे कंपेटेबल है। उसी कंपेटेबिलिटी, आपका इंसुलिन जो है वो सुअर से, पिग से मिलता है आपको। वेरियस टाइप ऑफ कार्डियक जो वाल्व होते हैं, जो वाल्व लगाते हैं, ग्राफ्टिंग करते हैं, वाल्व सर्जरीज होती है, वो सारे पिग से बनते हैं। तो बहुत काम का है ये ऑर्गन क्या, सॉरी, एनिमल। इसको बेचारे को गालियां नहीं देनी है, काम यही आता है, जब कोई नहीं होता है तब यही काम आता है। नेक्स्ट देखिए, वो करें। नेक्स्ट, आफ्टर द एस्पिरेशन ऑफ बोन मैरो, इट कैन स्टोर्ड एट -140 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर हाउ मेनी टाइम्स? 3 इयर्स और मोर। 3 साल तो मिनिमम है ही, उससे ज्यादा भी आप रख सकते हैं। सो मिनिमम पूछे तो आंसर इज 3 ईयर। और टेंपरेचर क्या याद रखना है? -140 डिग्री सेंटीग्रेड आप इसको क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। दिस इज द स्टोरेज टेंपरेचर फॉर दिस स्टेम सेल्स। नेक्स्ट हो गया, मूव करें। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट इज द बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। आपने रिमूव कर दिया, नहीं लिखा, नहीं लिखा पीछे, क्या लिखना रहेगा? अभी भी लिखो भाई, क्या हो गया? वेरी गुड। नेक्स्ट इज द बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। आपने रिमूव कर लिया, हार्वेस्ट कर लिया। अब हार्वेस्ट किए हुए बोन मैरो को आप क्या करें? ट्रांसप्लांट करेंगे। ट्रांसप्लांट कैसे किया जाएगा? सेम एज ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे वैसे ही करना है, बस द डिफरेंस इज इट इज गिवन वेरी फास्टली। ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज गिवन slowly within 4 hours. You have to complete the 1 unit in within 4 hours, but this transfusion should be complete as soon as possible, very fastly, and that's why we use a wide bore cannula. सुना, वाइट बोर कैथेटर हमने पढ़ा था, एंड दैट वाइट बोर कैथेटर इज नोन एज हिकमान कैथेटर, अभी कल ही तो पढ़ाया था। सो हिकमान कैथेटर से हम देंगे, बोन मैरो बहुत फास्टली जाएगा और आपका जो ट्रांसप्लांटेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ट्रांसप्लांट कैसे करेंगे? तो आंसर होगा स्टेम सेल्स आर एडमिनिस्टर्ड सेम एज ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाया ए सेंट्रल कैथेटर, हिकमान कैथेटर। स्टेम सेल्स आर एडमिनिस्टर्ड बाय आईवी इन्फ्यूजन और बाय आईवी पुश वाया सेंट्रल कैथेटर। तो या कैथेटर से आप पुश कर सकते हैं डायरेक्टली, या फिर बेग में हैंग करके ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, दोनों ही किया जा सकता है स्टेम सेल के साथ। जब भी स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करेंगे तो ट्रांसप्लांट करना इज नॉट अ मेजर इश्यू, क्योंकि हम हर एक कंपेटेबिलिटी चेक करेंगे। यहाँ पे हम क्या क्या चेक करेंगे? व्हाट थिंग्स वी चेक इन द पेशेंट? ट्रांसप्लांट करने से पहले क्या चेक करेंगे? ऐसे लगा देंगे, मैं उधर निकाल, क्या चेक करोगे? सो
ग्रुपिंग तो आपको चेक करना ही है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है HLA, नॉट HIV, HLA, दैट इज ह्यूमन ल्यूकोसाइटिक एंटीजन, ह्यूमन ल्यूकोसाइटिक एंटीजन। एंड अगर ये मैच नहीं होता है तो हम कभी भी ट्रांसप्लांट नहीं करते हैं। एवरी डोनेशन जो भी होता है, चाहे आप हार्ट ट्रांसप्लांट कर रहे हैं और कोई भी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, वहां पे हमें क्या मैचिंग करना पड़ेगा, HLA मैचिंग करना पड़ेगा। अगर ये मैच होता है तो आप उसको लगा सकते हैं, अगर नहीं भी हो रहा तो हम इम्यून सिस्टम को सप्रेस करके कोशिश कर सकते हैं, बट ये मैच नहीं हो रहा तो फिर फेल हो जाएगा। सो आपको क्या टेस्टिंग करनी है, HLA, ह्यूमन ल्यूकोसाइटिक एंटीजन, उसके अलावा हिस्टोकम्पैटिबिलिटी, ग्रुपिंग, वो सारा करेंगे, लेकिन मेजर जो है वो क्या है आपका HLA। तो आपको HLA देखना है, और HLA मैच करने के बाद में आपने ट्रांसप्लांट कर दिया, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो आता है पेशेंट का केयर। एज ए नर्स जो आपका रोल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसके मेजर कॉम्प्लिकेशंस हम पढ़ेंगे, इन्फेक्शन, ग्राफ्ट रिजेक्शन, जो बहुत प्रॉब्लम्स होती है, विनोक्यूलर डिजीजेस, सो बहुत प्रॉब्लम्स आएगी। पेशेंट को इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग देके पूरा सप्रेस रखेंगे तो हाई चांस फॉर डेवलपिंग इन्फेक्शन रहेगा, तो आपका रोल बहुत रहेगा। नेक्स्ट इज एनग्राफ्टमेंट। व्हाट इज एनग्राफ्टमेंट? सो दिस इज द सर्कुलेटरी सिस्टम आपका, ये आपका क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये आपके चार चेंबर, यहाँ पे आपने क्या लगा दिया, बोन मेरो, ट्रांसफ्यूज कर दिया। अब इस बोन मेरो को क्या करना है, यहाँ से कहाँ भेजना है, यहाँ से बोन मेरो को कहाँ भेजना है भाई, बोन में भेजना है, नहीं भेजोगे, यही रखोगे। सो यहाँ से इसको कहाँ ट्रांसप्लांट करना है, बोन में। सो प्रोसेस ऑफ transferring bone marrow from blood to the bone, this process is known as engraftment. What is engraftment? Answer should be the transfer of bone marrow from the blood to bone, that process is known as engraftment. हमने कल भी बात किया था कि when bone marrow present in blood, जब bone marrow कहाँ present रहेगा, blood में, it is functional or non functional, non functional, and when it is non functional तो क्या सेल बढ़ेगी, ब्लड सेल का लेवल इंक्रीज होगा, ट्रांसप्लांट करने के बाद भी ब्लड सेल नहीं बढ़ेगा। बट जब बोन मेरो ब्लड से कहां पहुंच जाएगा, बोन में, तो नाउ इट इज फंक्शनल, एंड ये जब फंक्शनल हो जाएगा तो बॉडी में क्या होगा, इंक्रीज ब्लड सेल्स। तो इस पे जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि आपके पेशेंट में एनग्राफ्टमेंट सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ, उसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा, हाउ टू आइडेंटिफाई द सक्सेसफुल एनग्राफ्टमेंट। सो वी विल गो फॉर कंप्लीट ब्लड काउंट एवरी डे, डेली हम क्या करेंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट करेंगे, एंड विद द हेल्प ऑफ ब्लड काउंट इफ नंबर ऑफ सेल इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, it means engraftment is successful, and number of cell is not increasing or in some cases decreasing, then engraftment is not successful, it is failed, engraftment is rejected। तो आपकी एज ए नर्स आफ्टर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन रिस्पांसिबिलिटी क्या होगी, डेली बेसिस पे क्या चेक करना पड़ेगा, CBC कंप्लीट ब्लड काउंट आपको देखना होगा। तो यही लिखा है यहाँ पे, when stem cells move from blood to patient bone is known as a engraftment, it will take several week, कितना टाइम लगता है, तो 2 to 6 वीक, और ये जो पीरियड होता है सबसे क्रूशियल पीरियड होता है, इसमें ही पेशेंट को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना है, सारी प्रॉब्लम से सॉल्व करना है, आपको जो भी नर्सिंग केयर है वो सारा रोल इसी में रहेगा, 1.5 महीने 1.5 मंथ तक। साइन ऑफ एनग्राफ्टमेंट, आंसर इज इंक्रीज ब्लड सेल्स। अगर ब्लड सेल इंक्रीज हो रही है तो एनग्राफ्टमेंट सक्सेसफुल है, नहीं हो रही है तो नहीं है। साइन ऑफ एनग्राफ्टमेंट के लिए कौन सा ब्लड टेस्ट करेंगे, ब्लड टेस्ट, तो आंसर होगा कंप्लीट ब्लड काउंट, CBC, और उसमें क्या पता चलेगा, इंक्रीज ब्लड सेल। आप जब इसके बोन में BMT जो यूनिट होती है वहां पे आप एज ए नर्स वर्क करेंगे तो एक चार्ट होता है जिसमें ये ब्लड सेल्स का नंबर के ऊपर एक चार्ट बनाना होता है डेली बेसिस पे। लाइक आज 5000 सेल आई, कल 6000 आई, तो आप ऐसे क्या करते हैं, जैसे आज का है तो यहाँ 5000 पे डोट लगाएंगे, कल का है तो 6000 पे डोट लगाएंगे, नेक्स्ट डे का है जो भी है जैसे लगाते जाएंगे। सो दिस ग्राफ शुड बी इन द इन इंक्रीजिंग ट्रेंड, इट शुड नॉट बी लाइक दिस कि यहाँ पे बढ़ा फिर यहाँ कम हो गया फिर और कम हो गया फिर ऐसे हो रहा है। अगर ऐसे हो रहा है तो मतलब आपका ग्राफ क्या हो रहा है, रिजेक्शन की ओर जा रहा है। अगर ऐसा है तो इट शुड बी लाइक दिस, ऐसे ऊपर जाना चाहिए। तो ग्राफ शुड बी इन दिस ग्राफ शुड बी इन द इंक्रीजिंग ट्रेंड, नॉट इन द डिक्रीजिंग और डाउन साइड ट्रेंड। दिस इज फॉर एनग्राफ्टमेंट। तो आपने एनग्राफ्टमेंट कर दिया, पेशेंट को लगा दिया, लगाने के बाद अब हम क्या चेक कर रहे हैं कि एनग्राफ्टमेंट सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ, उसके लिए क्या टेस्ट करेंगे, CBC करेंगे। अगर सक्सेसफुल हो गया तब तो ठीक है, पेशेंट घर चला जाएगा। इन सम केसेस इफ इट इज फेल्ड, अगर ये नहीं होता है तो फिर क्या आएंगे बॉडी में, कॉम्प्लिकेशंस। ये लिख लिया, ये हो गया कंप्लीट। ये नेक्स्ट, द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। अगर ये सक्सेसफुल नहीं होता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन इज नॉट सक्सेसफुल, इट इज फेल्ड, देन व्हाट हैपेंड, क्या होगा। द मेजर कॉम्प्लिकेशन ऑफ बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन इज, द फर्स्ट इज इन्फेक्शन, बिकॉज पेशेंट क्या ले रहा है, इम्यूनो सप्रेसेंट ले रहा है, बिकॉज हमें इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना है। सो इम्यून सिस्टम किसी तरह का कोई भी एंटीबॉडी फॉर्म नहीं करे बोन मैरो के अगेंस्ट, एंड बोन मैरो का रिजेक्शन ना, उसको प्रिवेंट करने के लिए हमने इम्यून सिस्टम को क्या किया, सीवियरली बिफोर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन हमने सप्रेस कर दिया। व्हेन बोन मैरो इज दिस इम्यून सिस्टम इज सप्रेस्ड, देन योर डिफेंस जो है वो क्या, इम्यून सिस्टम डिफेंस क्या हो जाएगा, वीक। डिफेंस वीक रहेगा तो देयर विल बी हायर चांस फॉर डेवलपिंग इन्फेक्शन। एंड इसी वजह से आप देखेंगे जितने भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट या यूनिट होते हैं वहां पे हर एक पेशेंट को सेपरेट रूम दिया जाता है। In bone marrow transplant unit there is no private no general room or general bed, कहते हैं एक ही रूम में 10 पेशेंट रखे हुए, only one patient in one room, the room should be with HEPA filter। रूम में क्या लगा होगा, HEPA filter लगा होगा, जानते हो HEPA filter, HEPA is the high efficiency particulate air। ये जो HEPA filter होता है एयर को कंप्लीटली फिल्टर करके आपको देगा, उसमें किसी तरह का कोई भी माइक्रोऑर्गेनिज्म नहीं होगा, सो उससे बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होगा। सेकंड थिंग, रूम के अंदर जो है हमेशा हम कौन सा प्रेशर रखेंगे, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। एयर जो है वो इनसाइड से आउटसाइड मूव करेगा, आउटसाइड एयर शुड नॉट बी मूव इनसाइड द रूम। अंदर रूम के अंदर एयर कहां से आ सकती है, सिर्फ HEPA फिल्टर से। अगर आप गेट ओपन करें तो अंदर की एयर कहां जानी चाहिए, बाहर जानी चाहिए, बाहर की एयर कभी भी गेट से अंदर नहीं आनी चाहिए। उसके लिए कौन सा प्रेशर रखना पड़ेगा,
पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, सो रूम शुड बी वेंटिलेटेड विद पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, पीपीवी। ये दोनों ही हम ओटी में भी यूज करते हैं सेम। ऑपरेशन थिएटर में भी सेम मैकेनिज्म, अंदर का एयर बाहर जाना चाहिए, बाहर से अंदर नहीं आना चाहिए। एंड वहां भी क्या लगे होते हैं, हेपा फिल्टर लगे होते हैं। तो ये रूम देंगे आप, सेपरेट रखेंगे। पेशेंट को जो डाइट मिलेगी वो न्यूट्रोपेनिक डाइट मिलेगी, जिससे इंफेक्शन होने के चांसेस ना रहे। उसके साथ साथ में हर एक रूम के आउटसाइड सैनिटाइजर्स होंगे, स्टरलाइजर्स, हैंड रब। आप हैंड रब करेंगे और हर एक रिलेटिव को गाउन दिया जाएगा एंटर करने से पहले, रूम के अंदर एंटर करने से पहले। और मास्क, केप और मास्क होता है वो पहनाया जाएगा, बिना उसके कभी भी रूम में एंटर नहीं करेंगे। और पेशेंट को भी कैप एंड मास्क लगा रखेंगे, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करेंगे ताकि पेशेंट में कोई भी इंफेक्शन होने के चांसेस ना हो। तो यहाँ पे आपको जितने भी इंफेक्शन प्रिवेंशन के मेजर है वो सारे क्या करने हैं, अप्लाई करने हैं। नेक्स्ट, ग्राफ्ट फेलियर या रिजेक्शन, GVHD, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज एंड विनो ऑक्लूसिव डिजीज। तो ये हो गया इंफेक्शन। ग्राफ्ट फेलियर यानी ग्राफ्ट रिजेक्ट हो गया, और जब ग्राफ्ट फेल हो जाएगा तो पेशेंट की जो कंडीशन है, जनरल कंडीशन सीवियर डिटोरिएट होगी, एंड जो भी ब्लड सेल्स है उनका नंबर इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज होगा, और मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट विल डाई। पेशेंट की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अब आपके सामने दो कॉम्प्लिकेशंस है, वो है GVHD एंड विनो ऑक्लूसिव डिजीज। फर्स्ट क्या है हमारे पास, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज। पहले पढ़े ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज, नहीं पढ़ा? आप लोग पहले ही मना कर, नहीं पढ़ा हमने, बात ही खत्म है, आगे कुछ पूछो ही नहीं, हमने पढ़ा ही नहीं है। ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? पढ़ा है तो किस किस को समझ में आया है और किस किस को नहीं आया? लाइक जब मैंने पढ़ा था तब मुझे कभी समझ नहीं आया, मुझे तब समझ आया जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, इससे पहले कभी समझ नहीं आया। क्या होता है पता नहीं, क्या होता है ग्राफ्ट होस्ट पता नहीं क्या होता है। तो चलिए आगे, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, ग्राफ्ट फेलियर में तो हमने बात कर ली, पेशेंट की क्या हो जाएगी, ब्लड सेल्स आर नॉट इंक्रीजिंग, इंडिकेट ग्राफ्ट फेलियर। और यहाँ पेशेंट की क्या हो जाएगी, जनरल कंडीशन वीक, और पेशेंट की अल्टीमेटली क्या हो जाती है, मोस्ट ऑफ द टाइम डेथ। नेक्स्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है वो है ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज। क्या होता है देखें, चलिए स्टार्ट करें। ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज, ये लिख लिया। सो एज आई मेंशन्स, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो ही समझ आएगा, बाकी समझ में नहीं आएगा। सो मैं दो एग्जांपल दे रहा हूं आपको, दो पर्सन का एग्जांपल। दिस इज द पर्सन नंबर ए एंड दिस इज द पर्सन नंबर बी। पर्सन नंबर ए इज द डोनर ऑफ स्टेम सेल, ये क्या कर रहा है, स्टेम सेल्स को डोनेट कर रहा है। एंड द पर्सन नंबर बी इज द रेसिपिएंट, ये क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। ये क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। डोनर जब डोनेट करेगा, जो स्टेम सेल इसने क्या करी है, डोनेट करी है, दीज आर द स्टेम सेल्स। ये जो स्टेम सेल्स होगी इनको हम बोलेंगे ग्राफ्ट, इनको आप क्या बोलोगे, ग्राफ्ट। और इस ग्राफ्ट को किसमें ट्रांसप्लांट करना है, रेसिपिएंट के अंदर। रेसिपिएंट की बॉडी में जब ये ग्राफ्ट जाएगा, स्कैन करता है, स्कैन करने में क्या आइडेंटिफाई करेगा कि दिस whatever tissue or whatever thing is there is part of my body or my person's or my host body or some outside foreign body। ये पता लगाने के लिए उसको स्कैन करेगा, क्या पता लगाएगा कि जो भी अंदर आया है वो इसी बॉडी का पार्ट है या कहीं बाहर से आया। अगर ये इसी बॉडी का पार्ट, इफ इट इज द पार्ट ऑफ द सेम पर्सन बॉडी, देन इम्यून सिस्टम से इट इज ओके, वो उसको रिजेक्ट नहीं करेगा। बट लाइक यहाँ से स्किन निकाला आपने, उसको यहाँ चिपका दिया, माय इम्यून सिस्टम विल स्कैन दिस स्किन एंड उसको चेक करेगा कि ये स्किन इसी बॉडी का है या कहीं और का है। अगर मेरी सेम बॉडी का होगा तो उसको रिजेक्ट नहीं करेगा। लेकिन इन सम केसेस अगर एचएलए मैच नहीं किया आपने, उन इन दैट सिचुएशन माय इम्यून सिस्टम विल से दिस इज नॉट फ्रॉम माय बॉडी, और उसको क्या कर देगा, वो रिजेक्ट कर देगा। सो पहला काम क्या हुआ, फॉरेन बॉडी एंटर करते हैं इम्यून सिस्टम क्या करता है, हर एक फॉरेन चीज को चेक करता है कि वो मेरी बॉडी का है या किसी बाहर अदर थिंग से आया है। अगर वो सेम है तो उसको रिजेक्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर वो सेम नहीं है तो उसको क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। ये तो कॉमन थिंग है जो आप जानते हैं। इसको इंप्लीमेंट करते हैं हम इधर। आपने पर्सन नंबर ए से डोनेशन लिया, स्टेम सेल्स रिमूव किया, और इस ग्राफ्ट को आपने किसमें डाल दिया, होस्ट के अंदर डाल दिया, ट्रांसप्लांट कर दिया। जैसे ही ये ग्राफ्ट इस होस्ट की बॉडी में जाएगा, इस होस्ट की बॉडी क्या करेगी, पहला क्या होगा, सबसे पहले इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा। इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ, एंड एक्टिवेट होने के बाद वो इसको क्या करेगा, चेक करेगा। जो भी फॉरेन बॉडी या जो भी आपने ग्राफ्ट दिया उसको क्या करेगा, चेक करेगा कि भाई ये मेरी बॉडी का पार्ट है या फॉरेन बॉडी, आइदर इट इज नॉर्मल बॉडी टिश्यू, नॉर्मल बॉडी टिश्यू और फॉरेन बॉडी टिश्यू। नॉर्मल बॉडी, और नॉर्मल की बजाय माय बॉडी टिश्यू, सेल बॉडी टिश्यू, और फॉरेन बॉडी टिश्यू। अब यहाँ पे अगर आपने क्या किया है, इस पर्सन, इसके और इसके एचएलए को आपने क्या किया, पहले ही मैच किया। अगर ये 100% मैच कर रहा है तो ये स्कैनिंग के टाइम होस्ट का इम्यून सिस्टम क्या बोलेगा कि भाई ये जो है, जो भी ग्राफ्ट आपने दिया वो फॉरेन बॉडी नहीं है, इट इज द पार्ट ऑफ माय ओन बॉडी, एंड उसको ये ग्राफ्ट को रिजेक्ट नहीं करेगा। और किससे अप्रूवल मिला आपको यहाँ पे, इम्यून सिस्टम ऑफ होस्ट बॉडी। होस्ट की बॉडी ने बोला कि ये जो आपने मेरी बॉडी में डाला है वो मेरा ही है और मैं इसको रिजेक्ट नहीं करूंगा। यहाँ तक क्लियर? क्यों रिजेक्ट नहीं किया, क्योंकि एचएलए दोनों का क्या करा था, 100% मैच करा था, तो उसको रिजेक्ट नहीं किया। अब प्रॉब्लम कब स्टार्ट होती है, इन सम इंडिविजुअल, कुछ लोगों के अंदर, जो यहाँ पे ग्राफ्ट आपने जिसे लिया था, ये पर्सन ए है और इसे आपने ग्राफ्ट लिया था, इस पर्सन का जो ए का इम्यून सिस्टम है वो इस ग्राफ्ट के साथ में इस होस्ट की बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। इन सम इंडिविजुअल, नॉट इन एवरी इंडिविजुअल, इन रेयर केसेस द ग्राफ्ट व्हिच इज गिवन टू दिस पर्सन इज फॉर्म एन अनदर इम्यून सिस्टम। एक इम्यून सिस्टम तो पहले होस्ट का अपना ही था, और इसकी बॉडी में एक और इम्यून सिस्टम फॉर्म हो गया, इम्यून सिस्टम। एंड ये किसने बनाया, ग्राफ्ट ने। और ये ग्राफ्ट के पास जो इम्यून सिस्टम है वो पर्सन नंबर ए, उसका इम्यून सिस्टम है। तो अब आपकी बॉडी में कितने हो गए, दो इम्यून सिस्टम, एक तो पर्सन ए का, एक पर्सन बी का। बी वाले ने बोला कि भाई ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम एक्सेप्टिंग द ग्राफ्ट। प्रॉब्लम ये भी तो करेगा, अब ये ए वाला जो इम्यून सिस्टम है वो स्कैन करेगा होस्ट की पूरी बॉडी को कि ये बॉडी मेरी अपनी है या किसी और की है।
एंड इन दैट सिचुएशन जब ये इम्यून सिस्टम होस्ट बॉडी को स्कैन करेगा, इन दैट सिचुएशन होस्ट बॉडी कभी भी इस इम्यून जो ग्राफ्ट वाले की बॉडी से मैच नहीं करेगी, और उस कंडीशन में ये जो ग्राफ्ट का इम्यून सिस्टम है वो क्या बनाएगा, होस्ट के अगेंस्ट एंटीबॉडी, एंड ये एंटीबॉडी होस्ट को ही किल करना स्टार्ट कर देगी। दिस एंटीबॉडी विल स्टार्ट किलिंग टू होस्ट बॉडी। हम हिंदी में बोलते हैं जिसकी थाली में खाना उसी में छेद करना। बेचारे को उसकी बॉडी में रखने के लिए लिया हमने और उसी की बॉडी को किल कर रहा है, भाई तू भी मरेगा उसको मारेगा तो फिर कहां जाएगा। बट इशू क्या हो रहा है यहाँ पे, in this situation when GVHD graft versus host disease, there are two immune complexes is there, one is from the graft side and one is from the host side. Host side immune system does not produce any antibody for the graft, but the graft side immune system recognize the host body as a foreign body and start forming antibodies against the host body and उसको क्या कर देगा, kill कर देगा। this type of condition is known as graft versus host disease। like मैंने जो example दिया ना स्किन का, कि यहाँ पे एक स्किन का फ्लेप लगाया आपने, ये फ्लेप बोल रहा है कि ये बॉडी मेरी नहीं है और ये फ्लेप मेरी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दे, इसको हम क्या बोलेंगे, graft versus host disease। आया कुछ समझ में? सो इसको यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे ही अकर्स। हाँ, ये एक और पॉइंट, ये जो होगा सिर्फ किसमें होगा, एलोजेनिक में। क्या वो होमोलॉग ऑटोजेनिक जो सॉरी ऑटोलोगस जो था वहां पे पॉसिबल है। ऑटोलोगस में ग्राफ्ट का जो इम्यून सिस्टम है वो भी अपना ही है और होस्ट का इम्यून सिस्टम भी अपना ही है। मेरा ही निकाला तो दोनों में मैं ही होऊंगा और दोनों ही मेरे हैं, तो फिर वहां पे कोई इश्यू नहीं होगा। सिर्फ कब होगा, जब आप एलोजेनिक दो अलग अलग पर्सन को जब आप प्रोवाइड करेंगे तब ये प्रॉब्लम होगी। तो अकर्स ओनली इन एलोजेनिक ट्रांसप्लांट्स बी। दिस कंडीशन अकर्स व्हेन द स्टेम सेल्स का मतलब कौन है, ग्राफ्ट, दैट मेक अप a new immune system and see patient body tissue, patient body tissue का मतलब host, new immune system and see the patient body system and organ as a foreign body and attack them। उल्टा हो गया यहाँ पे, इसको किल करना था उसने तो बोला ओके, और जिसको रहना था उसने बोला ये मेरी बॉडी नहीं है, मैं इसमें नहीं रहूंगा। आपको कोई ले जाके बोले कि आज से आप इस घर में रह सकते हो, रह लो, तो आप बोलो ये तो मेरा घर नहीं है, मैं पूरे घर को तोड़ दूंगा, तोड़ दिया पूरे घर को बुलडोजर चला के, ये तो मेरा है ही नहीं। अरे भाई आपको रहने के लिए दिया, आपको तोड़ने के लिए नहीं दिया, सो वो क्या हो गया, ग्राफ्ट वर्सेज होस्ट डिजीज। हाँ ये तो टाइप्स है, तो यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कुछ आया समझ में? सो ये होने का रीजन क्या है, यहाँ पे दो टाइप के इम्यून सिस्टम एक ही बॉडी में प्रेजेंट होना, दैट इज द रीजन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इम्यून सिस्टम व्हिच इज प्रेजेंट इन वन बॉडी। इसको जाना है बार, जाने दो भाई, क्यों कैद करना है, आ जा, हाँ जाओ भाई जाओ, वेरी गुड, वापस नहीं आना है। This problem is occur when there are two types of immune system present in a one single body. One immune system is जो उस पर्सन का अपना सेल का होगा, and the second immune system is from the stem cells or from the graft or from the डोनेशन जो इसने किया उसका इम्यून सिस्टम, एंड दोनों इम्यून सिस्टम स्कैन करेंगे। फर्स्ट इम्यून सिस्टम होस्ट वाला करेगा ग्राफ्ट को, ग्राफ्ट वाला करेगा बॉडी को, बॉडी वाला बोल रहा है ओके, पर ग्राफ्ट बोल रहा है नहीं ओके नहीं है, मैं तो अभी खत्म करूंगा क्योंकि मेरी बॉडी है नहीं है। और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ग्राफ्ट वर्सेज होस्ट डिजीज। अगर ये सडनली होता है तो उसको हम बोलेंगे एक्यूट। एक्यूट ग्राफ्ट वर्सेज होस्ट डिजीज ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ ऑफ ट्रांसप्लांटेशन अफेक्ट्स स्किन, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स और लिवर। एंड क्रॉनिक की अगर हम बात करें तो इट डेवलप लेटर एंड कैन अफेक्ट मेनी ऑर्गन्स। एक्यूट बहुत ही अर्ली फेज में 1 मंथ के अंदर ही पेशेंट के अंदर हो गया तो एक्यूट, और अगर 1 ईयर 2 ईयर 4 ईयर 5 ईयर के बाद हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉनिक। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ GVHD। घर पे जाना है और एक बार वापस एक और पर्सन को खड़ा करना है सामने और फिर बात करनी है, फिर देखना है आया समझ में, आया नहीं आया, नहीं आया तो फिर हम इधर दो पर्सन को बुलाएं, बुलाएं, हाँ यस सर बुला दो, बस यही है। सो एक है ग्राफ्टिंग या डोनेशन करने वाला और एक है रिसिपिएंट लेने वाला। सो यहाँ पे डोनेशन वाले की बॉडी का तो कोई रोल नहीं है, डोनेशन वाला डोनेट करके चला गया, प्रॉब्लम कौन कर रहा है, उसका जिसे जो हमने लिया स्टेम सेल्स लिया वो प्रॉब्लम कर रही है। स्टेम सेल्स यहाँ पे पूरा प्रॉब्लम जनरेट कर रही है, वो पॉजिटिव हो रही है, बोल रही है कि ये मेरी बॉडी नहीं है और मैं इसको क्या कर दूंगी, मार दूंगी। मार के कहां जाएगी, फिर रहेगी कहां, लिखिए, हो गया। नेक्स्ट लास्ट इज द वेनो ऑक्लूसिव डिजीज, वेनो ऑक्लूसिव डिजीज। लास्ट इज द वेनो ऑक्लूसिव डिजीज, लिखिए, वेनो ऑक्लूसिव डिजीज, this is the complication which is associated related to the very fine capillaries which is known as sinusoidal capillaries। क्या होती है, इट्स अ टाइप ऑफ कैपिलरीज विच प्रेजेंट इन लिवर। सो लिवर के अंदर बहुत फाइन फाइन और जिनमें बहुत ज्यादा गैप होता है दो सेल के बीच में, दैट टाइप ऑफ कैपिलरीज आर नोन एज साइनोसॉइडल कैपिलरीज, जो आपके लिवर में बहुत कॉमनली आपको देखने को मिलती है। व्हेन यू आर गिविंग कीमोथेरेपी सॉरी व्हेन यू आर गिविंग दिस बोन मैरो स्टेम सेल्स, सो जब ये स्टेम सेल्स इस वेन जो साइनोसॉइडल कैपिलरीज इसके थ्रू जब मूव करके अंदर जाएगी तो दैट विल कॉज इरिटेशन हियर, यहाँ पे क्या करेगी, इरिटेशन करेगी लिवर के अंदर, एंड इरिटेट करने से ये एंडोथेलियल सेल्स क्या हो जाएगी, डैमेज, और डैमेज होने से यहाँ पे अदर मॉलिक्यूल्स इस तरह से, जब भी हम एग्रीगेशन की बात करते हैं तो कब स्टार्ट होता है, जब वेसल्स की एंडोथेलियल लाइनिंग डैमेज होती है तभी प्लेटलेट एक्टिवेट होकर वहां पे एग्रीगेट होना स्टार्ट होती है, अदर मॉलिक्यूल्स वहां पे एग्रीगेट होंगे, ये एग्रीगेशन होगा और उसकी वजह से यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऑक्लूजन आ जाएगा। दिस इज नोन एज विनो ऑक्लूसिव डिजीज, जो सम केसेस में मिल सकता है ड्यू टू द वीनस इरिटेशन इन लीवर, जो स्टेम सेल्स आपने ट्रांसप्लांट करी है वो इरिटेट करेगी और वहां पे क्या प्रोड्यूस करेगी, ऑक्लूजन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, विनो ऑक्लूजन डिजीज। देयर इज अ ड्रग व्हिच इज नोन एज डिपिप्रोनेट, दिस कैन बी यूज्ड
टू प्रिवेंट दिस वीनस इरिटेशन, ये ड्रग यहाँ पे क्या बनाएगी, लेयर बना देगी और उससे वीनस इरिटेशन नहीं होगा, और जब वीनस इरिटेशन नहीं होगा तो यहाँ पे ब्लॉक नहीं होगा, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए जो ड्रग है यहाँ पे लिखा हुआ है, देखते हैं। VOD also called sinusoidal obstruction syndrome occurs when the small blood vessels that lead into liver and inside the liver become blocked due to injury to the endothelium and drug is defibrotide, sorry, defibrotide क्या प्रिवेंट करेगी, एंडोथेलियम इंजरी को प्रिवेंट करेगी, और जब एंडोथेलियम इंजरी नहीं होगा तो ये ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा। दिस इज all about the complications of bone marrow transplantation. It's a drug of choice for VOD. एक क्वेश्चन भी पूछा गया, drug of choice for vein-occlusive diseases. Answer is defibrotide is a drug which prevent the damage to endothelial lining of the sinusoidal vessels. Capillaries कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की, वेरी गुड। Continuous capillaries, fenestrated capillaries and sinusoidal capillaries. बेसिकली टाइप तो एक ही होता है। टाइप कितना होता है? एक ही होता है। ये पहला टाइप जो आप बोल रहे हैं, एक ही होता है ये। These are the endothelial cells of the vessels. This is known as which type of capillaries? This is the primary capillaries, यही होती है और कुछ नहीं होती है। It is known as fenestrated capillaries. जहाँ पे small क्या गेप प्रेजेंट होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? fenestrated. जब हम इस fenestrated capillaries के अंदर यहाँ पे प्रोटीन से इसको गेप को फिल कर दे, बंद कर दें, जो गेप है उसको क्या कर दिया, प्रोटीन से बंद कर दिया, तो जो पहले फेनेस्ट्रेशन थे वो अब क्या हो गए, बंद हो गए। नाउ इट इज कंटीन्यूअस कैपिलरीज, इसको हम क्या बोलेंगे, कंटीन्यूअस कैपिलरीज। सो इन कंटीन्यूअस कैपिलरीज देयर इज नो गेप, गेप इज फिल्ड बाय स्पेशल प्रोटीन व्हिच इज नोन एज टाइट जंक्शन प्रोटीन और गेप जंक्शन प्रोटीन। नेम ऑफ दिस प्रोटीन इज गेप जंक्शन, वेरी गुड। नेम क्या है इसका, नेम इज ऑक्लूडिन, क्लाउडिन, दीस आर द गेप जंक्शन प्रोटीन। द नंबर ऑफ दिस जो पोरेन साइज थी, अगर ये पोरेन साइज बहुत बड़ी हो जाए, अगर ये एंडोथेलियल सेल जो है इनमें क्या हो जाए, ऐसे बहुत बड़े बड़े पोरेंस बन जाए और ये फाइन फाइनसी वेसल बनाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, साइनोसोइडल कैपिलरीज। दिस इज द थ्री टाइप्स ऑफ कैपिलरीज। चलो ये तो आप पढ़ोगे वैसे आगे ब्लड में और कार्डियक में। नर्सिंग रिस्पांसिबिलिटी क्या करना है आपको जब बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया, मेजर कंसर्न इज इन्फेक्शन, तो ऑल द इन्फेक्शन प्रिवेंशन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। सो ट्रांसप्लांट मेन कंसर्न इज इन्फेक्शन एंड ब्लीडिंग, ऑल द न्यूट्रोपेनिक प्रिकॉशंस, क्लॉग ऑब्जर्वेशन फॉर साइन ऑफ इन्फेक्शन, ब्लीडिंग, ब्लड टेस्ट फॉर एनग्राफ्टमेंट। क्या टेस्ट करोगे, सीबीसी। क्या टेस्ट करना है, सीबीसी। मैनेजमेंट ऑफ कैंसर यहाँ पे कंप्लीट, पार्ट 1 कंप्लीट, बचता है डिजीज पोर्शन पार्ट 2। करंटली एक और नया ट्रीटमेंट जो हम आजकल यूज करते हैं कैंसर में, दैट इज नॉन एज क्या बोलते हैं, टीएसई, हां टीएसई, नॉन एज टीएसई इन द कैंसर मैनेजमेंट। क्या होता है टीएसई, सुना है पहले कभी? इट्स अ न्यू टाइप ऑफ मैनेजमेंट व्हिच इज वेरी कॉमनली यूज्ड इन द कैंसर पेशेंट करंटली। टीएसई इज द ट्यूमर स्पेसिफिक इलेक्ट्रोपोरेशन, ट्यूमर स्पेसिफिक इलेक्ट्रोपोरेशन जो करंटली आजकल हम यूज कर रहे हैं। क्या करते हैं इसमें अभी बताते हैं। सो आपका लगभग 60% जो है वो खत्म हो गया है, 60% जो है ऑन्कोलॉजी, अब बचा कितना है, 40%। एंड आई नो इट इज नॉट कंप्लीट इन वन क्लास, एक क्लास में कंप्लीट नहीं होगा, 5 क्लास तो कम से कम चाहिए। सो हम कंप्लीट करेंगे आफ्टर 11, 11 के बाद नहीं, छुट्टियां हैं, टीएलएस वापस बताएं। सो बाकी जो पार्ट बचेगा वो हम पढ़ेंगे मॉर्निंग क्लास में, आफ्टर नॉट सेट एग्जाम। मॉर्निंग क्लास हम कंडक्ट करेंगे और 2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा मॉर्निंग में, क्योंकि 15 से हम नया बैच स्टार्ट करेंगे और नए बैच में मैं नए सिस्टम के साथ आपके साथ मुलाकात करूंगा। तो जो 2 क्लास बचेगी वो हम कब पढ़ेंगे, मॉर्निंग बैच में। एक्स्ट्रा ही बोल रहा, मॉर्निंग क्लास होगी अलग से। चलो कोई नहीं, अभी तो कल का दिन बाकी है, कल कितना होता है देखेंगे। 2 कंडीशन जो एक तो इन्होंने पूछा है, पहले मैं बता देता हूं टीएसी जो मैं बोल रहा था, ट्यूमर स्पेसिफिक इलेक्ट्रोपोरेशन, ट्यूमर स्पेसिफिक इलेक्ट्रोपोरेशन। सो यहाँ पे जो मैनेजमेंट होता है वो ट्यूमर से रिलेटेड स्पेसिफिक ट्यूमर पे जाके हम मैनेजमेंट कर रहे हैं। लाइक पेशेंट इज हैविंग ट्यूमर एट दिस ओरल, यहाँ पे है तो यहाँ पे जाके मैनेजमेंट करेंगे। इफ द पेशेंट इज हैविंग ट्यूमर ऑन द चेस्ट, तो चेस्ट पे मैनेजमेंट, ट्यूमर के ऊपर ही मैनेजमेंट करेंगे, पहला पॉइंट। हैंड में तो यहाँ पे मैनेजमेंट होगा, करेंगे क्या इन दिस कंडीशन, लाइक दिस इज अ ट्यूमर, ये ट्यूमर है। सो यहाँ पे फर्स्ट थिंग, डॉक्टर विल इंजेक्ट इंट्रा लीजनल और इंट्रा ट्यूमर, ट्यूमर के अंदर क्या करेंगे, कीमोथेरेपेटिक ड्रग इंजेक्ट करेंगे। फर्स्ट वी विल गो फॉर इंजेक्शन ऑफ कीमोथेरेपेटिक एजेंट डायरेक्टली इनटू द ट्यूमर, जो ट्यूमर है उसके अंदर डायरेक्टली कीमो लगाएंगे। आफ्टर गिविंग दिस कीमो इनटू द ट्यूमर, we will use a specific machine which is known as electroporation machine. Electro means electric current and poration means porin, porin formation। porin का मतलब ओपनिंग, छेद बनाना, अंदर गैप बनाना, छेद करना, दैट इज पोरेशन, पोरिन बनना। सो आप क्या करेंगे, आफ्टर दिस इंट्रा ट्यूमरल इंजेक्शन वी विल यूज अ स्पेसिफिक मशीन। थ्रू दिस मशीन, इसके यहाँ पे मशीन के अंदर क्या होगी, ऐसे 4 ऐसे मशीन का प्रोब होगा, प्रोब के ऊपर 4 निडल होगी, 1 2 3 4, चारों निडल आगे से बहुत शार्प होती है, जैसे निडल सिरिंज की निडल होती है ना, वैसे वो शार्प होती है। उन चारों निडल को आप क्या करेंगे, ट्यूमर के ऊपर ऐसे लगा देंगे, 1 2 3 4 ऐसे लग गई, प्रोब पीछे लगा हुआ है। देन फिर मशीन का क्या दबाएंगे, बटन, और उससे क्या लगेगा,
इलेक्ट्रिक शॉक जनरेट होगा, जैसे ईसीटी में लगाते हैं झटके, वैसे यहाँ लगेंगे शॉक। जब आप शॉक देंगे तो वो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो अंदर से क्या करेगा, ट्यूमर के अंदर गेप जनरेट करेगा, पोरेन फॉर्मेशन करेगा, और उस पोरेन फॉर्मेशन होने से जो हमने इंट्राट्यूमरल ड्रग दिया था वो ड्रग्स उन पोरेन में जाके क्या हो जाएगी, डिपॉजिट, एंड दैट ड्रग विल किल द कैंसर सेल इंट्राट्यूमरली, ट्यूमर के अंदर कैंसर सेल उसको क्या कर देगी, किल करेगी, और उससे धीरे धीरे ट्यूमर क्या हो जाएगी, श्रिंक होकर खत्म हो जाएगी और ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो दिस टाइप ऑफ मैनेजमेंट इज नोन एज ट्यूमर स्पेसिफिक इलेक्ट्रोपोरेशन, जहां पे कीमो ड्रग given directly into the tumor, and with the help of electric current we create porins into the tumor, and that porin will absorb the drug and destroy the cancer cell. This is known as TSE. याद रहेगा। नेक्स्ट, ये एक बार फिर से टीएलएस की बात करें तो टीएलएस क्या था, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। ट्यूमर, ये ट्यूमर लाइसिस का मतलब इसका डेस्ट्रक्शन, और इससे चार सिम्टम आते हैं ब्लड के अंदर मेनली, उनको हम बोलते हैं टीएलएस। क्या है, जब सेल डैमेज होता है तो सेल के अंदर हाईएस्ट अमाउंट क्या होता है, पोटेशियम, तो सेल से बाहर आएगा और कहां जाएगा, ब्लड में, इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रासेलुलर, और पोटेशियम का लेवल क्या होगा, इंक्रीज, नॉन एज हाइपरकैलेमिया, पहला सिम्टम आएगा। सेकंड सिम्टम, सेल वॉल जो होती है वो बनी होती है फॉस्फोलिपिड प्रोटीन, और जब फॉस्फोलिपिड प्रोटीन जब आएगा ब्लड में तो फॉस्फोलिपिड से फॉस्फोरस निकलेगा, और उसकी वजह से क्या होगा, फॉस्फोरस का लेवल बढ़ेगा, और उसकी वजह से आपकी बॉडी में हो जाएगा हाइपर फॉस्फेटेमिया। दिस इज द सेकंड सिम्टम। थर्ड क्या होगा, फॉस्फोरस का लेवल बढ़ने से इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैल्शियम, सो कैल्शियम क्या हो जाएगा, कम। फोर्थ वन, सेल के पास हाई अमाउंट में प्रोटीन होता है, लाइक सेल्स जो टिश्यू है वो भी प्रोटीन है, डीएनए में प्रोटीन, सब जगह प्रोटीन, तो सेल डैमेज होगा तो हाई अमाउंट में प्रोटीन रिलीज होगा, एंड दैट प्रोटीन मेटाबॉलिज्म लीड टू एन एंड प्रोडक्ट व्हिच इज नोन एज यूरिक एसिड, सो इंक्रीज द यूरिक एसिड, इसका लेवल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब किसी पेशेंट को कीमो ड्रग देंगे तो बिशप और कायरो ने बोला यू शुड टेक अ सैंपल ऑफ द पेशेंट आफ्टर गिविंग कीमोथेरेपी, टेक अ सैंपल फ्रॉम द वेन एंड सेंड टू द लेबोरेटरी फॉर 4 रिजल्ट, 4 टेस्ट के लिए भेजना है, जैसे हम सीबीसी के लिए भेजते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए भेजते हैं, वैसे आपको 4 रिजल्ट के लिए भेजना है। क्या रिजल्ट पूछता है लेबोरेटरी से, दिस 4, पोटेशियम कितना है, फास्फोरस कितना है, कैल्शियम कितना है, यूरिक एसिड कितना है, आस्क टू द लेबोरेटरी पर्सन। इसलिए हमने इन चारों को किसमें रखा है, लेबोरेटरी टीएलएस, क्योंकि पता कहां से चलेंगे, लेबोरेटरी से। ना मैं बता सकता हूं ना आप बता सकते हैं कि पोटेशियम कितना है, वो सिर्फ कौन बता सकती है, लेबोरेटरी। इसलिए 4 क्लिनिकल सिम्टम किसमें आते हैं, लेबोरेटरी टीएलएस के अंदर आएंगे। बिशप और कायरो ने बोला कि इन चार में से, लाइक आपने एग्जाम दिया, आपने स्कूल एग्जाम, और आपने देखा होगा 100% होते हैं, लेकिन उसमें क्राइटेरिया होते हैं, देखा होगा कि अगर आप 100 में से 33% या 36% जो भी है उतने लाओगे तो आप क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे, जानते हो। अगर आप 45% या उससे अबव लाओगे तो आप क्या होंगे, सेकंड डिवीजन हो जाओगे, इतना ही होता है। आई डोंट नो, पता नहीं, क्योंकि मेरे कभी आए नहीं इतने। और अबव 60 है तो उसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट डिवीजन, और अगर अबव 75% है तो डी लगा देंगे आपके, और 100% लाए तो। सो यहाँ पे मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि पास होने का मतलब 100% लाना जरूरी नहीं है। पास होने का मतलब क्या है, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट करना है। सेम बिशप और कायरो ने भी बोला कि चारों सिम्टम का एब्नॉर्मल होना नेसेसरी नहीं है। ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम प्रेजेंट होने में आपको मिनिमम कितने सिम्टम चाहिए, मिनिमम 2 लेबोरेटरी सिम्टम चाहिए, 2 मिनिमम 2, जो 4 है इसमें से अगर 2 नॉर्मल और 2 एब्नॉर्मल है तो भी हम क्या बोलेंगे, पेशेंट इज हैविंग लेबोरेटरी ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। यहां तक हो गया। इन्होंने बोला कि भाई जब ये सारे एब्नॉर्मल होंगे, इनमें से 2 एब्नॉर्मल या चारों एब्नॉर्मल है, तो उस कंडीशन में हम पेशेंट पे क्या करेंगे, डॉक्टर उसका क्या करेंगे, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, क्लिनिकल एग्जाम करेंगे। और जब आप क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो बिकॉज ऑफ एब्नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट लेवल, पोटेशियम एंड कैल्शियम आर एब्नॉर्मल देयर, एंड बिकॉज ऑफ दिस टू इलेक्ट्रोलाइट्स, ये दोनों इलेक्ट्रोलाइट का मेन रोल आपको देखने को मिलता है हार्ट के ऊपर, और अगर ये दोनों एब्नॉर्मल है तो कार्डियक रिदम क्या हो जाएगी, एब्नॉर्मल। सो पहला सिम्टम क्या आ सकता है, एरिथमिया, यस। और ये कैसे पता चलेगा, ये लेबोरेटरी बताएगा, ये कैसे पता चलेगी, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, आप ईसीजी देखेंगे और आप बोलेंगे रिदम एब्नॉर्मल है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन से पता चलेगा। सेकंड थिंग, इट मे बी पॉसिबल जब आपके पेशेंट के अंदर यूरिक एसिड का लेवल एब्नॉर्मली हाई होगा, सो यूरिक एसिड डायरेक्टली इंपैक्ट ऑन योर किडनी, मेटाबॉलिक वेस्ट विल डायरेक्टली इंपैक्ट ऑन किडनी, एंड किडनी का फंक्शन क्या हो सकता है, रीनल इनसफिशिएंसी, किडनी प्रॉपर काम नहीं करेगी। दिस इज द सेकंड थिंग। एंड थर्ड जो था वो था कि ड्यू टू दिस increase uric acid level, increase electrolytes level, decrease electrolytes in abnormal level of electrolytes, this whole thing will disturb the brain brain this physiology and lead to seizure. So third symptom क्या आ सकता है, seizure। ये तीनों सिम्टम कैसे पता चलेंगे, तो आंसर होगा विद द हेल्प ऑफ क्लिनिकल एग्जामिनेशन। इसलिए हमने इनको किसमें रखा, क्लिनिकल टीएलएस के अंदर रखा। लेबोरेटरी टीएलएस, जो सिम्टम लैब से पता चलेंगे वो लेबोरेटरी टीएलएस, जो क्लिनिकल एग्जाम से पता चलेंगे उनको क्लिनिकल टीएलएस। लेबोरेटरी टीएलएस को पॉजिटिव रखने के लिए मिनिमम कितने सिम्टम चाहिए, 2, और जब 2 सिम्टम पॉजिटिव आएंगे तभी पर्सन क्लिनिकल में जाएगा। अगर एक ही पॉजिटिव है तो उसमें कोई क्लिनिकल सिम्टम नहीं आएंगे, तो मतलब क्लिनिकल वाला कब प्रेजेंट होगा, जब लेबोरेटरी पॉजिटिव होगा तभी क्लिनिकल प्रेजेंट होगा। अगर लेबोरेटरी प्रेजेंट है ही नहीं, लेबोरेटरी टीएलएस है ही नहीं, तो फिर उस पर्सन में कभी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन नहीं आएगा। यस। अब कायरो ने बोला, बिशप और कायरो ने कि भाई आपके पेशेंट में लेबोरेटरी टीएलएस क्या है, पॉजिटिव आ गया, लेबोरेटरी में 2 सिम्टम पॉजिटिव मिल गए, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव। उसके बाद आपने क्या चाहिए, क्लिनिकल एग्जामिनेशन। और उसके बाद इन्होंने बोला कि अगर क्लिनिकल एग्जामिनेशन में इन तीनों में से अगर कोई एक भी प्रेजेंट है, आउट ऑफ दिस 3 इफ एनी वन इज प्रेजेंट, लाइक यहां पे सीजर आ रहा है पेशेंट को, तो ये दोनों को मिला के हम पेशेंट को क्या बोलेंगे, पेशेंट इज हैविंग ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। अगर ओनली यही प्रेजेंट होगा तो हम बोलेंगे पेशेंट इज हैविंग ग्रेड 1 टीएलएस। अगर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो हम बोलेंगे ग्रेड 0। अगर ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम प्रेजेंट है उसके साथ में माइनर क्लिनिकल एग्जामिनेशन सिम्टम प्रेजेंट है जिससे कोई इंटरवेंशन नहीं रिक्वायर्ड है तो उसको बोलेंगे ग्रेड 2। अगर सीवियर जिसमें इंटरवेंशन रिक्वायर्ड है तो उसको बोलेंगे ग्रेड 3, और जहां पे लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन आएगी उसको बोलेंगे ग्रेड 4, और डेथ हो गई तो ग्रेड 5। दिस इज द टीएलएस। नेक्स्ट, बिल्कुल ओरल कैंसर अगला अपना मैनेजमेंट जो हमें पढ़ना है। नेक्स्ट कैंसर पे आ जाते हैं। वी विल स्टार्ट विद जीआई कैंसर फर्स्ट, देन स्लोली स्लोली मूव टुवर्ड द अदर बॉडी सिस्टम। सारे कैंसर जो हम यहां पढ़ेंगे। कैंसर ऑफ ओरल कैविटी, पहला एमसीक्यू, मोस्ट कॉमन कैंसर इन इंडिया but not in female, in only male, because male population is having highest abuse of
बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा अल्कोहल पान मदिरा जो भी खाते हैं सारे उनकी वजह से सबसे ज्यादा किसमें होता है मेल में सो फर्स्ट एमसीक्यू इज द मोस्ट कॉमन कैंसर इन इंडिया इन मेल पॉपुलेशन दैट इज द ओरल कैंसर द सेकंड थिंग जब हम टाइप्स की बात करेंगे भी टाइप देखते हैं इसमें सो कैंसर ऑफ द ओरल कैविटी इज क्योरेबल इफ डिस्कवर अर्ली हमने जो वेरियस स्टेजेस पढ़ी थी आपने देखा होगा स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 स्टेज 4 पढ़ा था जब ये स्टेज 1 या स्टेज 2 तक आपने आइडेंटिफाई कर दिया इफ यू आइडेंटिफाई द कैंसर इन स्टेज 1 और स्टेज 2 इट इज क्योरेबल इफ यू आइडेंटिफाई द कैंसर इन केस स्टेज 3 और स्टेज 4 देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्योर द कैंसर हम नॉट तो हम लिख नहीं सकते हम कभी भी ये नहीं बोल सकते कि हम नहीं कर पाएंगे हम कभी भी किसी भी पेशेंट को आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं होगा वो हम नहीं लिख सकते ना बोल सकते हैं एज अ मेडिकल पर्सनल आप अपना हम बोलेंगे हम कोशिश कर सकते हैं बाकी हाँ ऊपर वाले के हाथ में जो भी होगा देखेंगे हम नहीं कहेंगे कि ये हो डॉक्टर कभी नहीं बोलेगा कि ये बस मरने वाला है आप किसी भी पर्सन जाके बोलोगे कितने दिन जिंदा रहेगा वो नहीं बताएगा मुझे क्या पता भी बस इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम है यही बोलेंगे वो कभी भी इतने मेहमान हो सकते हैं बट कंफर्म नहीं पता है सो यहाँ पे क्योरेबल पॉसिबिलिटी है कि आप फर्स्ट सेकंड स्टेज में क्योर हो जाएंगे बट अगर लेट स्टेज में पहुंचे तो क्योर होना डिफिकल्ट हो जाएगा मोस्ट कॉमन एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ द मोस्ट कॉमन कोज फॉर ओरल कैंसर अल्कोहल एंड टोबैको जो तंबाकू खाते हैं ड्रिंक करते हैं अल्कोहल ड्रिंक करते हैं उनमें ये कैंसर सबसे ज्यादा होता है अब इसके अंदर भी क्वेश्चन आते हैं कि ओरल कैंसर अलग अलग ओरल कैविटी बहुत बड़ी है ओरल कैविटी स्टार्ट होती है विद द लिप देन उसके बाद बकल म्यूकोसा योर टंग मैंडिबल मैक्सिला बहुत सारे पार्ट है अंदर सो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सबसे कॉमन कौन अफेक्ट होता है तो आंसर होगा लिप्स जो फर्स्ट कांटेक्ट में आते हैं मोस्ट कॉमन कैंसर इन ओरल कैविटी इज द लिप कैंसर एंड लिप्स के अंदर भी सबसे कॉमन होता है लोअर लिप क्योंकि सारे वो पूरा बना के इधर रहते हैं पूरे दिन भर वो बोल भी नहीं पाएंगे वो बट ये जरूरी है उनके पास होना यस ये वेरी कॉमन थिंग इधर ही भरा होता है और फिर क्या डेवलप होता है कैंसर यस और नो अरे ये तो बहुत फनी चीज होती है लाइक एक इसमें एक बहुत अच्छा एक बड़ा सा जोक था नेताजी क्या गुटखा खत्म तंबाकू खाते थे गणेश साहब जर्दा खाते थे गणेश साहब जानते हो आई नो एवरीथिंग सब कुछ मैं जानता हूँ नहीं खाते नहीं है पर जानता सब हूँ गुटखा बीड़ी सिगरेट संजोग छोटी देसाई बड़ी देसाई विमलन जो भी होता है एवरीथिंग आई नो बट उसका नो जानने का रीजन है कि वो मुझे काम पहले साइकेट्रिक में बहुत जरूरत था वहाँ पे इन्हीं से पढ़ा जब सब्सटेंस अब्यूज पढ़ाते तो वहीं ये काम आते थे सो एक नेताजी क्या करते थे उनको ये तंबाकू खाने की वो जो गणेश साहब होता है उसकी बहुत गणेश साहब जो आता है उसमें क्या होता है एक तो तंबाकू की लिप होती है दूसरा होता है चूना चूना जानते हो व्हाइट व्हाइट चूना जो होता है वो और उसको खाने के लिए क्या करना पड़ता है लिप के साथ चूने को मिलाना पड़ता है और फिर उसको खाना पड़ता है तो नेताजी स्टेज पे बैठे और नेताजी को बोला गया कि भाई आपका नंबर आ गया और आपको स्पीच देना है और स्पीच जो था स्टार्ट माइक पे करना है आपको नेताजी ने बोला मैं तो गुटखा तंबाकू खाए बिना स्टार्ट ही नहीं होता हूँ अब क्या करें स्पीच कैसे दें तो नेताजी ने जुगाड़ लगाया कुछ नेताजी गए नेताजी बोला कि स्पीच देने से पहले मैं कुछ आपको बोलना चाहता हूँ बोलो क्या तो बोला कि मान लीजिए ये इंडिया ये पाकिस्तान इधर चुना इधर जरदा वन इज इंडिया वन इज पाकिस्तान दोनों में हुई लड़ाई दोनों हो गए मिक्स लड़ाई के बाद दोनों में वो लड़ाई चल रही है ऐसे खूब लड़ाई हुई लड़ाई होने के बाद में जब नहीं माने तो फिर बहुत सारे क्या फोड़े गए बम और बम फोड़ने के बाद में जो बच गए जो भी बच गए उनको उठाया जिंदा थे उनको सबको उठा के कहाँ पटक दिया जेल में और जो बच गए उनको जो मर गए उनको सो दिस इज जस्ट फॉर फन ओनली अरे जस्ट फॉर फन ओनली कुछ ऐसा नहीं है बाकी नेताजी आप जानते हो कैसे होते हैं आगे क्या है ओरल कैंसर इज वन ऑफ द 10 मोस्ट कॉमन कैंसर इन इंडिया दिस आर सम एनिमेटेड पिक्चर्स एनिमेशन किया हुआ है अभी मैं रियल भी दिखाऊंगा थोड़ा वेट करो बस ये तो जस्ट बनाई हुई है like this is the cancer which is present in lower lip inside this is outside this is upper lip cancer this is again lower lip and tongue and with this lower lip tongue के साथ में involve है so these are the various pictures जो आपको दिखा रही है cancers of oral cavity तो most common causes use of तंबाकू एंड अल्कोहल जो यूज करते हैं वहां पे सबसे कॉमनली आपको देखने को मिलेगा एंड मोस्ट कॉमन अफेक्टेड पार्ट इज द लोअर लिप इज द वेरी कॉमन अफेक्टेड पार्ट एंड आई होप नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई दिस लोअर लिप इज मोर कॉमनली अफेक्टेड कंपेयर्ड टू अदर पार्ट ऑफ द ओरल कैविटी लिखिए हटा दे वो करें नेक्स्ट रिस्क फैक्टर्स तो अभी हमने पढ़े रिस्क फैक्टर जितने भी ये बीड़ी सिगरेट वाली चीजें सारी क्या रिस्क फैक्टर है सो तंबाकू अल्कोहल एचपीवी एचपीवी इज द ह्यूमन पैपिलोमा वायरस सो ये वायरस बहुत सारे कैंसर कोज करता है बॉडी में एंड आउट ऑफ देम वन इज ओरल कैंसर इफ इट इज प्रेजेंट इफ द इन्फेक्शन ऑफ एचपीवी प्रेजेंट इन योर ओरल कैविटी दैट लीड टू सम टाइम ओरल कैंसर आल्सो सन एक्सपोजर वी नो दैट इन सन वी हैव एक्सेसिव यूवी रेज यूवी रेडिएशन होती है एंड दैट रेज आर वेरी डेंजरस फॉर योर स्किन सो उससे कैंसर हो सकता है एज जैसे जैसे एज बढ़ेगा कैंसर होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे कैंसर एक ऐसा डिजीज है जिसमें जितना ज्यादा एज होगा उतना ज्यादा रिस्क होगा इट इज लेस इन अर्ली एज एंड मोर इन लेट एज राइट बताए था सारे डाइटरी फैक्टर्स फैमिली हिस्ट्री जेनेटिक्स always plays an important role in transferring of disease from one generation to another generation so genetics का तो रोल हर जगह होगा तो these are few risk factor and most common अगर पूछे तो आंसर क्या है दो और दोनों में भी most common पूछे तो आंसर क्या है tobacco for oral cavity tobacco is the most common for oral cavity yes everyone like जो गुटखे को लिक्विड फॉर्म में खाना पसंद करते हैं लिक्विड मतलब मुंह में सलाइवा में करके जो करने का कोशिश करते हैं तो वहाँ पे सो बेसिकली रीजन क्या है जब हम बॉडी के ओरल कैविटी की बात करेंगे तो जो लोअर लिप और जो आपके
टीथ वाला एरिया, इसके बीच में कोई भी सब्सटेंसेस या कोई भी केमिकल्स है वो डिपॉजिट होने के चांसेस ज्यादा है कंपेयर टू अदर बॉडी पार्ट। लाइक अपर लिप पे होने के चांसेस वहां तक तो पहुंचता ही नहीं है, लोअर में रहता है। एंड अगर पोस्टीरियर पार्ट में कहीं रीच हुआ तो सीधा अंदर जाता है, दे विल टेक इनसाइड द स्टमक, पूरा अंदर ले लेते हैं बहुत सारा, तो तभी तो टेस्ट आता है उनको, थोड़ा थोड़ा आता रहता है टेस्ट, मजा आता रहता है। एंड जो कुछ है उसको रेड करने के लिए, कलर करने के लिए यूज कर लेते हैं इधर उधर जहां भी चाहिए। तो जो एक्यूमुलेशन होने के चांसेस है वो कहां ज्यादा रहता है, इन दोनों पार्ट के बीच में, लिप्स और जो टीथ है उनके बीच में। इसीलिए मोस्ट कॉमन जो फैक्टर रिस्क फैक्टर में आता है वो यही एरिया आता है। बाकी अदर पार्ट्स भी हैं जो अफेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट, कोस। कोस का एक ही रीजन है, मैंने पहले भी पढ़ा था। जब भी हम कैंसर की बात करेंगे तो कैंसर किस वजह से होता है, जब सेम टिश्यू को हम बार बार क्या करें, डैमेज करें और वो वापस रिपेयर हो। डैमेज रिपेयर अगर ये कंटिन्यूस होगा तो अल्टीमेटली सम टाइम इट मे लीड टू कैंसर। सो कोज है आपका एक ही, वो है क्रोनिक इरिटेशन ऑफ द म्यूकोजल लाइनिंग ऑफ द माउथ एंड ओरल कैविटी। तो जो तंबाकू है, गुटखा है, अल्कोहल है, ये क्या करता है, इनर म्यूकोजा को डैमेज करता है एंड वो वापस क्या होगी, रिपेयर होगी, अगेन डैमेज एंड देन रिपेयर, डैमेज एंड देन रिपेयर, एंड उसकी वजह से आगे जाके क्या डेवलप हो सकता है, कैंसर। अल्कोहल एंड तंबाकू आर द प्राइमरी कॉज ऑफ ओरल इरिटेशन। तो ये इसलिए बार बार लेके जा रहे हैं कि आज इनका सेवन क्या करें, बंद करें, नहीं तो आगे जाके क्या हो सकता है, रिस्क फैक्टर है कैंसर होने का। होगा नहीं होगा तो पता नहीं, पर हम इतना बोल सकते हैं रिस्क है। यस। नेक्स्ट इज द टाइप। वो करें टाइप्स। ओरल कैंसर को जो हम दो टाइप से पढ़ेंगे यहाँ पे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओरल कैंसर। दिस इज द कोर्स, क्या क्या कोज हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ ओरल कैंसर, द फर्स्ट वन इज द स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। द जो एपिथेलियल सेल्स है स्क्वामस सेल, अगर उनमें कैंसर होता है उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। एंड अगर हम इंसिडेंस की बात करें तो दिस इज द मोस्ट कॉमन ओरल कैंसर, जो ये एमसीक्यू दो तीन बार पहले भी पूछा गया है। सो मोस्ट कॉमन कैंसर इन ओरल कैविटी, आंसर शुड बी स्क्वामस सेल कार्सिनोमा इज द मोस्ट कॉमन। मोस्ट कॉमन साइट इन ओरल कैंसर, आंसर इज लोअर लिप इज द मोस्ट कॉमन। अदर में टंग भी आ सकता है। अगर इन दोनों कैंसर को कंपेयर करें, दिस इज द मोस्ट कॉमन, दिस इज द लिस्ट कॉमन, बट दिस इज द लेस डेंजरस, दिस इज द हाईली डेंजरस एंड हाईली मैलिग्नेंट कैंसर, हाईली डेंजर एंड हाईली मैलिग्नेंट। तो ये कम होता है पर बहुत डेंजरस होता है, टंग हुई काटनी पड़ती है मोस्ट ऑफ द टाइम, ग्लोसेक्टोमी या हेमीग्लोसेक्टोमी करके टंग काटनी पड़ती है। लेकिन लिप्स वाला कैंसर जो होता है वो स्लो ग्रोथ करता है, मैलिग्नेंट कम होता है, वहां पे ट्रीटमेंट करना थोड़ा इजी हो जाता है। सो अगर आपको डेंजरस कैंसर इन ओरल कैविटी पूछे तो आंसर क्या है, टंग कैंसर। मोस्ट कॉमन साइट पूछे तो लोअर लिप। 95% ऑफ टंग कैंसर के अंदर अगर हम कैंसर की बात करेंगे तो 5% जो केस होते हैं वो अदर टाइप के होते हैं, 95% जो होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा टाइप को आपको देखने को मिलेगा टंग कैंसर। तो सबसे डेंजरस कैंसर है ओरल कैविटी में आपका टंग कैंसर, एंड सबसे कॉमन कैंसर है आपका लोअर लिप के अंदर कैंसर होना। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ ओरल कैंसर, द फर्स्ट टाइप स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। कार्सिनोमा मींस कैंसर ऑफ epithelial cell, or this squamous cell is a type of epithelial cell, ठीक है। वो करें नेक्स्ट। दिस इज इंपॉर्टेंट, जो याद रखना है आपको, जो पता चलने का तरीका है, जब आप किसी पेशेंट को देखेंगे और अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि इस पेशेंट में स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है या आगे हम बेसल सेल पढ़ेंगे वो है, सो उसका सिंपल सा तरीका होता है, जब स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होगा तो सबसे पहला पॉइंट की स्किन के ऊपर ओपन वुंड आपको देखने को मिलेगा, ओपन अल्सर मिलेगा। लाइक यहाँ अंदर हुआ है लेकिन बाहर क्या हो जाएगा, यहाँ पे वुंड बन जाएगा, बाहर ग्रोथ होगी और बाहर वुंड आपको देखने को मिलेगा। सो दिस इज द फर्स्ट क्लिनिकल प्रेजेंटेशन जो आपको स्क्वामस सेल में मिलेगी, जो दूसरे टाइप में नहीं होगा। वो क्या होगा, ओपन वुंड। अगर आपको एक होता है जो ट्यूमर जैसा है पर अंदर ही है, बाहर नहीं है, वो ऐसे स्वेल हो रखा है पर कोई भी वुंड नहीं है, अंदर फील हो रहा है पर वुंड नहीं है, तो वो बेसल सेल हम आगे पढ़ेंगे। बट स्क्वामस सेल के अंदर क्या होगा, आपको क्या देखने को मिलेगा, ओपन वुंड आपको देखने को मिलेगा। दिस इज नॉन एज स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। तो ओपन वुंड जो आपको देखने को मिलता है वो कौन सा है, स्क्वामस सेल। नेक्स्ट, यस, क्या देखना है इसमें, स्किन तो सर ने पढ़ाया होगा अभी, स्किन पढ़ाया ना, नहीं पढ़ाया। सेकंड टाइप इज बेसल सेल कार्सिनोमा। बेसल लेयर पढ़ी है, बेसल सेल कहाँ होती है, बेसल सेल कहाँ होती है, कहाँ होती है, लीवर, पेंक्रियास, किडनी, स्किन में होती है। ये लो स्किन, कहाँ है स्किन, लाओ ये स्किन। जब आप स्किन की बात करेंगे तो ऊपर क्या होती है, एपिडर्मिस, अवास्कुलर, नॉट अवास्कुलर बट इनडायरेक्ट सप्लाई वाली, और ये होती है डर्मिस। दोनों के बीच में आप देखोगे तो एक अलग टाइप की सेल दिख रही है, ये दिख रही है, अरे दिख रही नहीं दिख रही है, दिस सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज बेसल सेल। और ये दोनों को क्या करती है, सेपरेट करती है, एपिडर्मिस और डर्मिस को। जब इस बेसल सेल में ये कैंसर डेवलप होगा इस तरह का, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बेसल सेल कार्सिनोमा। एंड यहाँ पे किसी तरह का कोई भी ओपन वुंड प्रेजेंट नहीं होगा, देयर इज नो ओपन वुंड इन बेसल सेल कार्सिनोमा, बट देयर इज एन ओपन वुंड इन स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। सो दिस इज द वे टू आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ कैंसर, इट इज स्क्वामस सेल और इट इज द बेसल सेल। सेकंड थिंग अगर हम बात करें यहाँ, तो बेसल सेल कार्सिनोमा ऑफ द ओरल कैविटी अकर प्राइमरली इन द लिप्स। ये भी आपका कॉमन किस में होगा, लिप्स में, और वो भी किस में था, लिप्स में, इसलिए ओरल कैंसर सबसे कॉमन कहाँ होता है, लिप्स। सेकंड मोस्ट ओरल कैंसर, पहला क्या था, स्क्वामस सेल इज द मोस्ट कॉमन, सेकंड नंबर पे कौन आएगा, बेसल सेल। इसका रीजन क्या है, तो जो फेयर पर्सन्स होते हैं जिनकी स्किन फेयर कलर की होती है, उनमें सन एक्सपोजर होने से होने के चांसेस, जो बेसल सेल है वो एक्सेसिव ग्रोथ करना स्टार्ट करती है एंड दे मे लीड टू डेवलपमेंट ऑफ दिस कैंसर। So these are the two types of oral cancer, squamous cell carcinoma and basal cell carcinoma. Most common is squamous cell.
देन लोकेशन दोनों टाइप के कैंसर की कॉमन, लिप्स, लोअर लिप्स। देन उसके बाद अगर हम क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात करें तो आंसर इज ओपन वुंड प्रेजेंटेड, देन इट इज स्क्वेमस सेल, एंड ओपन वुंड नहीं है, ट्यूमर इज कंप्लीटली इनसाइड द स्किन, देन इट इज नॉन एज बेसल सेल। टाइप्स कंप्लीट। नेक्स्ट इज तो घर जाके बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन पढ़ना है, ओरल कैंसर जो हम पढ़ रहे हैं उसको पढ़ना है, और भी कोई डाउट लगे तो पढ़ना है, और कल आके आपको क्या करना है, पूछना है। उसके बाद सारांश क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, तो ये क्लासेस नहीं हो पाएगी, इसलिए आपके पास कोई भी डाउट है तो आप कल लेके आए, या फिर हम ओंग्रोजी वापस रिवीजन करेंगे 6 को। इसके बाद का जो भी पार्ट होगा वो ज्यादा मैं फोकस पे रखूंगा, जो नहीं होगा कंप्लीट, जो कंप्लीट हो गया उसको हम क्विक करेंगे, और जो नहीं हुआ है उसको मैं आपको सारांश के अंदर कंप्लीट करा दूंगा, बाकी बाद में तो पढ़ेंगे डिटेल में। ये लिख लिया? नेक्स्ट नहीं लिखा? तो अगर आपके पास पेशेंट आते हैं और अगर क्लिनिकली आपको आइडेंटिफाई करना है तो कर सकते हैं, इजी है, आपने देखा भी होगा बहुत बार कि ट्यूमर बना हुआ लेकिन अंदर ऐसे फील हो रहा है पर बाहर नहीं है वुंड, तो दैट इज बेसल सेल। अगर वुंड है, बाहर ओपन वुंड दिख रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। वो करें? लिख लिया? नेक्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। भाई ओरल कैविटी में कैंसर हुआ तो सिम्टम भी उसी से रिलेटेड आएंगे। ओरल कैविटी का काम क्या है? इट इज द फंक्शन ऑफ ओरल कैविटी, और खाने के लिए, बोलने के लिए नहीं करती है कुछ काम, तो ये सारे प्राइमरी सिम्टम आएंगे। नो अर्ली सिम्टम, नो सिम्टम इन द अर्ली स्टेज। ऑब्वियसली जब फर्स्ट स्टेज आती है तब किसी भी डिजीज में कोई सिम्टम ज्यादा सीवियर नहीं आते, हमें लगता है छोटा मोटा अल्सर हुआ होगा, बट जैसे जैसे सीवियरिटी बढ़ेगा द पर्सन विल हैव पेनलेस सोर और मास दैट विल नॉट हील। मैंने पहले भी बताया था, जब भी कैंसर डेवलपमेंट होगा द सोर और अल्सर विल नॉट कॉज एनी टाइप ऑफ पेन, दर्द नहीं होगा, पेनलेस होगा। तो जब भी ऐसा कुछ किसी को लगे कि किसी पर्सन को आप ऐसा देखे, तो उसको पूछे कि आपको दर्द होता है या नहीं होता है। इफ इट इज पेनफुल देन वो कैंसरस ग्रोथ नहीं है, इफ इट इज पेनलेस देन इट इज कैंसर ग्रोथ। वार्निंग साइन में पढ़ाया था ये, सोर दैट डज नॉट हील प्रॉपर्ली, टेंडरनेस, ओरल कैविटी जो हार्ड हो जाएगी, ओरल ओपनिंग जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, डिफिकल्टी इन चेविंग, swallowing, dysphagia, dysphonia, कफिंग ऑफ ब्लड। सो ये कुछ सिम्टम्स है यहाँ पे, बट एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया वो यही बार बार आता है, वार्निंग साइन वाला, याद रखें इसको, सोर दैट डज नॉट हील प्रॉपर्ली, वो आपको देखने को मिलेगा। बाकी तो कॉमन सिम्टम है जो आप वैसे आइडेंटिफाई कर ही सकते हैं। ओरल कैविटी इज नॉट ए पार्ट इन आवर वाइटल ऑर्गन्स, और ऐसे कोई भी ऑर्गन्स का पार्ट नहीं है, इसलिए बॉडी के अंदर मेजर सिस्टम पे ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं है। देयर इज नो इंपैक्ट ऑन बॉडी सिस्टम्स लाइक इन कार्डियक सिस्टम, इन योर जीआईटी सिस्टम, a little bit GIT is affected because of dysphagia and this problem, but other system like urinary and इनमें कोई इंपैक्ट नहीं है। like a person is having tumor in the liver or in the stomach or in the bladder, तो वहां पे मल्टी सिस्टम इंपैक्ट आएगा, but in this condition tumor is localized here only in the lower lip only, so person will not have any major complications or major problems. Next stage of oral cancer. So stage 1 submucosal fibrosis, this will start with decrease oral opening or mouth opening. सो जो हमारी ये म्यूकोजल लाइनिंग है, म्यूकोजल मेम्ब्रेन है, जिसकी वजह से हम ओरल कैविटी को मूव कर पा रहे हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टिश्यू फाइब्रोसिस हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, एंड हार्ड होने के बाद जब आप माउथ ओपनिंग देखेंगे तो पर्सन इज हैविंग वेरी लेस ओपनिंग, एंड स्पेसिफिकली जितने भी लोग जो गुटखा बीड़ी सिगरेट जो यूज करते हैं, आप उनको देखेंगे तो दे विल हैव वेरी लेस माउथ ओपनिंग, उनकी माउथ ओपनिंग ज्यादा नहीं होती है, एंड इन सम केसेस ऐसे लोग भी होते हैं जिनको कैंसर नहीं है पर वो खाना भी नहीं खा पाते, इतना कम माउथ ओपन होता है, बस वो गुटखा जा सकता है इतनी ओपनिंग है, उससे ज्यादा ओपनिंग नहीं होती, फिर उनको सिर्फ लिक्विड डाइट लेना पड़ता है, खा ही नहीं पाते हो। बहुत ऐसे इंडिविजुअल आप देखेंगे वो इतना ही ओपन होगा, बोल भी नहीं पाएंगे वो। सो a normal person should have minimum 3 finger opening, minimum 3 finger or more than 3 finger opening. If you have minimum 3 finger it is okay, अगर उससे ज्यादा है तो भी okay, but अगर उससे कम है तो means you are going toward the submucosal fibrosis, फाइब्रोसिस होने की कंडीशन स्टार्ट हो चुकी है। देन उसके बाद आएगी सेकंड स्टेज, जिसको हम बोलते हैं ल्यूकोप्लेकिया। ल्यूकोप्लेकिया इज द प्री कैंसर स्टेज, जहां पे ओरल कैविटी में आप देखेंगे छोटे छोटे व्हाइट व्हाइट पेचेस, आपको छोटे छोटे व्हाइट व्हाइट देखने को मिलेंगे, देखो बहुत सारे से छोटे छोटे क्या बनेंगे, व्हाइट व्हाइट पेचेस बनेंगे, तो दैट इज द ल्यूको, ल्यूको मींस व्हाइट, प्लेकिया मींस ग्रोथ, छोटे छोटे ग्रोथ होना। नेक्स्ट थर्ड स्टेज पे क्या हो जाएगा पेशेंट को, कैंसर, अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया तो घर जाएं और सब क्या करें, अपने हाथ को वॉश करके उसके बाद अपनी माउथ ओपनिंग जो है क्या करना है, चेक करना है कि योर माउथ ओपनिंग इज 3 फिंगर और मोर, और इट इज लेस देन 3 फिंगर। 3 फिंगर से क्या होनी चाहिए, 3 फिंगर या 3 से ज्यादा होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए, एंड अगर कम है तो आज ही से ओरल ओरल एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दे, अपने मुंह को सुबह उठते से बड़ा खोलना स्टार्ट कर दे, तो ये थोड़ा ठीक हो जाएगा। यस नेक्स्ट, सो दिस इज द फर्स्ट क्लासिफिकेशन फॉर स्टेज ऑफ ओरल कैंसर। सेकंड एक और क्लासिफिकेशन है जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे, देखिए नेक्स्ट स्टेज ऑफ ओरल कैंसर में स्टेज 1 जो हमने टीएलएस सॉरी टीएनएम टीएनएम पढ़ा था, वहां पे स्टेजिंग करी थी, तो यहाँ पे उसके बेसिस पे, साइज के बेसिस पे, यहाँ पे इफ द ट्यूमर साइज इज 2 सेंटीमीटर और लेस स्मॉलर एंड हैज नॉट स्प्रेड टू लिम्फ नोड, दिस इज नोन एज स्टेज 1। स्टेज 1 है तो टी कितना होगा, एन कितना होगा, एंड एम कितना होगा। स्टेज 1 ट्यूमर साइज इज लेस देन 2 सेंटीमीटर, T1, भाई ट्यूमर बोल दिया मतलब T1 ही होगा जो मिनिमम वाला है, N0 M0, सो T1 N0 M0। स्टेज सेकंड द ट्यूमर साइज is between 2 to 4 सेंटीमीटर and has not spread to the lymph node। ट्यूमर का साइज इंक्रीज हुआ है बट अभी भी लिम्फ नोड में इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ। जब ट्यूमर साइज बढ़ गया तो हम क्या लिख देंगे, T2 N0 M0। नेक्स्ट
size stage 3, the tumor is larger than 4 centimeter and any size. In some cases 4 सेंटीमीटर हो सकता है, उससे बड़ा हो सकता है, उनको छोटा भी हो सकता है, बट उसके साथ कंडीशन क्या है? It has spread to one lymph node on the same side of the neck. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? T3N1M0. समझ में आ रहा है? बहुत इजी है इसको निकालना, TNM निकालना। सब कुछ तो लिखा है यहाँ पे, यहाँ नहीं हुआ स्प्रेड तो 0 लिख दिया, यहाँ एक लिम्फ नोड हुआ तो 1 लिख दिया, 2 होंगे तो 2 लिख देंगे, 2 से ज्यादा है तो 3 लिख देंगे। यस, लास्ट फोर्थ T4 में क्या हो जाएगा? मेटास्टेसिस। तो ये हटा दें। नेक्स्ट डायग्नोसिस, कैसे डायग्नोस करोगे कैंसर को? तो देखते ही बता देंगे कैंसर हो सकता है आपको भाई, इतना ही बोल सकते हैं। कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे? बायोप्सी। तो एग्जामिनेशन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन और उसके साथ में बायोप्सी। देख लिया? T1 size is less than 2 centimeter, stage 1 more than 2 centimeter but less than 4 centimeter, 2 to 4 is stage 2, more than 4 or equal to 4 or less than 4 and one lymph node involved in same side, that is stage 3rd. Next last is the stage 4 when cancer present in metastasis stage, और वहां पे सब क्या हो जाएंगे? हाईएस्ट नंबर में आ जाएंगे। ये लिख लिया? हटा दे। T4 the tumor may be any size and spread nearby tissue, lymph node and other part of the body, means metastasis। आप सिंपल वर्ड में क्या लिख सकते हैं? मेटास्टेसिस। इसमें इतना सब लिखने की बजाय क्या लिख दो? मेटास्टेसिस T3 और सॉरी T4 N3 M1, दिस इज द लास्ट जो होता है मेटास्टेसिस में। तो लास्ट इसमें सिंपली क्या लिख दो? सिर्फ मेटास्टेसिस। तो ये हो गया स्टेज ऑफ ओरल कैंसर। नेक्स्ट इज डायग्नोसिस। कैसे पता चलेगा? बायोप्सी करेंगे। नेक्स्ट, अरे मैंने बोला मेटास्टेसिस लिखना है केवल, फिर भी इसी को लिखोगे पूरा का पूरा। एक तो पूरा करने दो कैंसर आज कम से कम। ट्यूमर ऑफ एनी साइज has spread to nearby tissue, lymph node or other part of the body। तो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में स्प्रेड हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे? मेटास्टेसिस। अगर मेटास्टेसिस लिखोगे तो बाद में सोचोगे कि मेटास्टेसिस क्या होता है, ऐसे लिखोगे तो मेटास्टेसिस याद ही नहीं आएगा और कभी उसके बारे में सोचोगे नहीं। यस, नेक्स्ट डायग्नोसिस। बायोप्सी करें, कंफर्मेटरी टेस्ट, बायोप्सी। बायोप्सी पूरा पढ़ा दिया, बायोप्सी कंफर्म कर दिया, उसके बाद क्या आएगा? मैनेजमेंट। इमेजिंग टेस्ट में आप क्या कर सकते हैं? सीटी, एमआरआई, एक्सरे देख सकते हैं। एक्सटेंड ऑफ ट्यूमर को आइडेंटिफाई करने के लिए आप इमेजिंग स्टडीज कर सकते हैं, कंफर्म करने के लिए बायोप्सी कर सकते हैं, और सस्पेक्ट आपको पता चल जाएगा फिजिकल एग्जामिनेशन। जब आप देखेंगे तो आप सस्पेक्ट कर सकते हैं कि आपको कैंसर हो सकता है। अब है नहीं है, कौन कंफर्म करेगा? बायोप्सी। कहां तक है वो बताएगा? इमेजिंग स्टडीज, सीटी स्कैन, एमआरआई। मैनेजमेंट। सो कैंसर मैनेजमेंट में 3 टाइप के मैनेजमेंट जो हम यूज करेंगे। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन आपका यूज आएगा ब्लड कैंसर में, बाकी सब में आपके पास 3 ऑप्शंस है। वन इज कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी एंड सर्जिकल मैनेजमेंट। तो यहाँ पे रेडिएशन दे सकते हैं, कीमोथेरेपी आप दे सकते हैं, दोनों हमने पढ़ लिया डिटेल में। नेक्स्ट इज सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जरीज के अंदर कुछ टाइप की सर्जरीज हम यहाँ पे करते हैं, जैसे ग्लोसेक्टोमी। ग्लोसेक्टोमी मींस रिमूवल ऑफ टंग। नाउ टंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर बॉडी, जिसकी वजह से हम बोल पा रहे हैं, खाना खा पा रहे हैं, स्वेलो कर पा रहे हैं, सब कुछ यही करवाती है। यस और नो? सो इस टंग को अगर आपने कट कर दिया तो फिर पेशेंट कैसे बोलेगा, कैसे खाएगा, कैसे पिएगा? सो रिमूवल ऑफ टंग और द ग्लोसेक्टोमी विल फॉलोड बाय रिकंस्ट्रक्शन। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? रिकंस्ट्रक्शन करेंगे। हम प्री फ्लेप लेंगे, लाइक रेडियल फ्लेप ले लिया, एलटी फ्लेप यहाँ से ले लिया, और उसको क्या बनाएंगे? टंग बनाएंगे, और उसको यहाँ पे वेसल्स के साथ एनास्टोमोसिस करेंगे, दैट इज नॉन एज प्री फ्लैपिंग। तो रिकंस्ट्रक्शन टंग वापस बनाई जा सकती है इसके थ्रू। ग्लोसेक्टोमी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हो सकती है। एक होता है हेमी ग्लोसेक्टोमी, हेमी ग्लोसेक्टोमी। एक होता है पार्शियल ग्लोसेक्टोमी, एंड एक होता है टोटल ग्लोसेक्टोमी। जब आप हेमी ग्लोसेक्टोमी, तो जो टंग है उसका हाफ पार्ट कट कर देंगे और हाफ बचेगा, इसको हम क्या बोलेंगे? हेमी ग्लोसेक्टोमी। पार्शियल ग्लोसेक्टोमी, अ पार्ट ऑफ टंग, लाइक यहाँ पे कैंसर था, इसको काट दिया, इधर कैंसर था, इसको काट दिया, तो जिस कैंसर वाले पार्ट को आप कट करें इतना सा, इसको हम क्या बोलेंगे? पार्शियल ग्लोसेक्टोमी। और टोटल में तो आप पूरी की पूरी टंग ही क्या कर देंगे? निकाल देंगे। सेकंड वन इज मैंडिबुलेक्टोमी। ये हटा दें, मैंडिबुलेक्टोमी। जो मैंडिबल है ये वाला, नीचे वाला मैंडिबल होता है, ऊपर वाला मैक्सिला। मूवेबल पार्ट इज मैक्सिला और मैंडिबल और बोथ इन आवर फेस, व्हिच इज मूवेबल, मैंडिबल, मैक्सिला और बोथ। सो ओनली द मैंडिबल इज मूवेबल पार्ट, मैक्सिला इज नॉट द मूवेबल पार्ट। ये हमेशा फिक्स रहता है, नीचे वाला ही ऊपर नीचे होता है, ऊपर वाला नहीं होता, वही रहता है। सो मूवेबल पार्ट इज मैंडिबल। मैंडिबुलेक्टोमी यानी रिमूवल ऑफ मैंडिबल, रिमूवल ऑफ मैंडिबल। मैंडिबल को रिमूव करने के लिए वेरियस टाइप होते हैं, ये लिख लिया, हटा दे। मैंडिबुलेक्टोमी, सो मैंडिबल जैसे ये वन साइड का मैंडिबल है, एक साइड का, इधर वाला ये राइट का, ये लेफ्ट का, या राइट लेफ्ट जो भी है। एक होता है सेगमेंटल मैंडिबुलेक्टोमी एंड एक होता है पार्शियल, नॉट पार्शियल, इट्स मार्जिनल।
सो क्या होगा दोनों में पहले समझें। लाइक इधर वाले में कैंसर हुआ, इधर कैंसर हुआ है, तो आप क्या करेंगे, यहां से लेके यहां तक एक पूरा सेगमेंट जो है पूरा कट कर दिया, इधर से भी काट दिया, इधर से भी काट दिया, इसको हटा दिया। दिस इज नोन एज सेगमेंटल मैन्युफैक्टोमी। एक साइड से इधर कट, इधर से कट, बीच वाला पार्ट पूरा हटा दिया, उसको बोलेंगे सेगमेंटल मैन्युफैक्टोमी। एंड आफ्टर रिमूविंग दिस पार्ट, जैसे ये पार्ट को आपने यहां से हटा दिया, फिर हम क्या करेंगे, जो प्लेट्स आती है यहां से लेके यहां तक एक प्लेट लगा के इधर स्क्रू लगा देंगे, इधर स्क्रू लगा देंगे, एक प्लेट यहां लगा के स्क्रू लगा देंगे, तो ये वापस मैंडिबल क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे और वापस मूवमेंट कर पाएगा पर्सन। सो प्लेटिंग हम वापस करके मूवमेंट कर सकते हैं। एक होता है मार्जिनल मैन्युफैक्टोमी। सो पहला है सेगमेंटल मैन्युफैक्टोमी, दूसरा है आपका मार्जिनल मैन्युफैक्टोमी। इसमें क्या करेंगे, देखो ये वाला पार्ट है मैंडिबल और इसमें यहां पे कैंसर हो गया, सो डॉक्टर क्या करेंगे, दे विल कट द मैंडिबल लाइक दिस। सिर्फ इसी पार्ट को क्या करेंगे, कट करेंगे। ये पूरा सेगमेंट नहीं किया, सेगमेंट का मार्जिन कट किया इसको, और ये कट करने के बाद कुछ ऐसा हो जाएगा, ये पार्ट कट हो गया, जो आपका मैंडिबल था वो अब इस शेप में आ गया, ऐसा मैंडिबल हो जाएगा। दिस इज नोन एज मार्जिनल मैंडिबुलेक्टोमी। व्हेन मार्जिन ऑफ द मैंडिबल इज रिमूव्ड, दैट इज नोन एज मार्जिनल मैंडिबुलेक्टोमी। और ये करने के बाद यहां पे हम फिर से एक प्लेट लगा देंगे, एक इधर और एक इधर, तो और ज्यादा स्ट्रेंथ मिल जाएगी, सपोर्ट मिल जाएगा। सो दो टाइप्स हो गया मैंडिबुलेक्टोमी, वन इज मार्जिनल मैंडिबुलेक्टोमी एंड सेकंड वन इज सेगमेंटल मैंडिबुलेक्टोमी। उसके अलावा जो थर्ड टाइप होता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रल आर्च रिसेक्शन। सेंट्रल आर्च रिसेक्शन। सेंट्रल आर्च रिसेक्शन का मतलब यहां से लेकर यहां तक ये पूरा पार्ट कट कर दिया, ये जो आर्च है सी शेप में पूरा का पूरा क्या किया, कट कर दिया। दिस इज नोन एज सेंट्रल आर्च रिसेक्शन। और इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, फ्री फिबुला फ्लेप लेना पड़ेगा, बताया था मैंने उसे। फिबुला लेंगे, फिबुला के से तीन पार्ट करेंगे, एक इधर और एक इधर, और इसको वापस इसकी जगह लगा देंगे, बोन को स्क्रू लगा के। सो दिस इज नोन एज सेंट्रल आर्च रिसेक्शन। वन मोर टाइप ऑफ मैंडिबुलेक्टोमी इज बाइट ब्लॉक रिसेक्शन। बाइट ब्लॉक रिसेक्शन। बाइट ब्लॉक रिसेक्शन का मींस होता है बाइट करना। आपको बाइट करने के लिए क्या रिक्वायर्ड होगा, अपर एंड लोअर। सो कैंसर इज प्रेजेंट एट दिस, जहां पे ये एंड हो रहा है अपर और लोअर वाला पार्ट, तो डॉक्टर क्या करेंगे, अपर वाले को यहां से कट करेंगे, लोअर वाले को यहां कट करेंगे, और ये जो बाइट वाला पार्ट है, जो ये वी शेप ऐसा है, यहां पे एक ही हो गया, लोअर वाला एक ऊपर वाला होगा, दोनों में से जो वी बन रहा है, इस पार्ट को क्या करेंगे, अपर से भी कट कर दिया इधर, लोअर को भी ऐसे कट करके बाइट को निकाल दिया इधर से, इसको हम क्या बोलेंगे, बाइट ब्लॉक रिसेक्शन। अपर मैक्सिला एंड लोअर मैंडिबल का जो एंड पार्ट है, दोनों को काट के हटा देना, दिस इज नोन एज बाइट ब्लॉक रिसेक्शन। क्लियर? यस, चलिए आगे। दीज आर द टाइप्स ऑफ मैंडिबुलेक्टोमी। नेक्स्ट वन इज कमांडो प्रोसीजर। Commando procedure is not a surgical surgery which is performed on a commando or an army person. It is the name of a surgery. Commando is COM, that means combined. Then next M for mandibulectomy. A and N, neck. D for dissection and O for operation. So this is the name of the procedure. Combined mandibulectomy and neck dissection operation commonly known as commando surgery. So यहाँ पे हम mandibulectomy भी करते हैं, neck dissection भी कर देते हैं, और फिर वापस reconstruction भी करते हैं। एक ही पेशेंट में मल्टीपल सर्जरीज करना, that is known as commando surgery. Commonly आपने mandibulectomy और neck dissection किया, उसको बोलेंगे commando procedure या commando surgery. ठीक है? सो दिस इज द ग्लॉसेक्टोमी पिक्चर्स है कुछ, पहले एनिमेटेड पिक्चर है, फिर मैं दिखाऊंगा रियल पिक्चर। तो ये तो नॉर्मल पिक्चर है, टंग का यहाँ पे कैंसर हो रखा है, तो इस पार्ट को क्या करोगे, आप काट दोगे। ये आप मैंडिबल देख सकते हैं, मैंडिबल कट किया हुआ है। अगर आप इसको यहाँ से काटो तो ये सेगमेंटल हो गया। अगर सिर्फ ये पीस कट करेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, मार्जिनल। और इसको यहाँ से कट करके ये पूरा हटा दोगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, बाइट ब्लॉक। यहाँ से लेके यहाँ तक ये लोअर वाला कट करेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल आर्च। और ऊपर वाला निकालेंगे तो मैक्सिलेक्टोमी। मैंडिबुलेक्टोमी में दो टाइप हमने बताए। अगर ये पूरा का पूरा कट किया तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेगमेंट। और अगर आपने सिर्फ ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पार्ट कट किया तो इसको हम क्या बोलेंगे, मार्जिनल। दिस इज द मैंडिबुलेक्टोमी। यहाँ से कट करके इधर वाला भी पूरा कट कर दिया, ये पूरा सी शेप, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल आर्च। और ये वाला पार्ट और इसके ऊपर जो मैक्सिला वाला पार्ट, इसको यहाँ से कट किया तो इसको बोलेंगे बाइट ब्लॉक रिसेक्शन। नेक्स्ट मैंडिबुलेक्टोमी। सो दिस इज द पिक्चर जो आप देख सकते हैं, द पर्सन, इट्स अ फीमेल लेडी। सो दिस लेडी इज हैविंग कैंसर इन द आई विद मैक्सिला। सो वी रिमूव कंप्लीट आई, आई को पूरा निकाल दिया, उसके साथ में मैक्सिला को कट कर दिया। दिस इज द प्रोसीजर। दिस इज वन मोर प्रोसीजर, इट्स अ बाइट ब्लॉक रिसेक्शन। ये अपर, ये इधर और ये इधर, दो दो दिख रहे हैं। सो यहाँ जो वी था वो पूरा कट कर दिया, दिस इज द बाइट ब्लॉक रिसेक्शन। नर्सिंग मैनेजमेंट में कुछ नहीं करना है, ओरल केयर करना है, जीरोस्टोम यानी ड्राइनेस ऑफ टंग को प्रिवेंट करना है, स्टोमेटाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ ओरल कैविटी को प्रिवेंट करना है। तो लिख लिया था पहले, मिनिमाइज डिस्कम्फर्ट एंड पेन। नेक्स्ट इज इसोफेजियल कैंसर, डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास टुमारो। थैंक यू।